हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, EMRS 2025 का एग्जामिनेशन 14 दिस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 14 दिसंबर 2025 से आपका EMRS का प्री का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। चाहे आप TGT का फॉर्म भरे हो या आप PGT का फॉर्म भरे हो, आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, NEP 2020, डोमेन और आपका केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका 60 नंबर है, इसमें जो भी बच्चा का 55 प्लस आएगा वही बाजी मारेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सारे लोग सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किए हो, तो इतना बात आप समझिए, इसी में आपका मार धार मचेगा। और जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाएगा वही बच्चा झंडा गाड़ेगा और वही बच्चा प्री को क्वालिफाई करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, यही तो है आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस है जिसमें आपका जनरल नॉलेज है। दोस्तों देखो, जनरल नॉलेज में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी मार लो, तो 10 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लेके आओगे और सारे बच्चों का यही हाल होगा। लेकिन जो आपका रीजनिंग 15 नंबर का है ना, इस रीजनिंग के 15 नंबर में जो बच्चा आपका दो टॉपिक है, एक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट और एक होता है आपका पजल, बाकी तो सब इजी है। इसमें कम से कम आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछले बार ये दोस्तों यकीन मानिए बच्चों को बहुत रुलाया था। जो अभी से पर डे सीटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन करेगा, पर डे पजल का 3 क्वेश्चन करेगा, तो अभी मान के चलो आपका 50 डे है तो 150 क्वेश्चन कर लेगा। लगभग 300 क्वेश्चन वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से कर लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो रीजनिंग में जो भी बच्चा का रिजल्ट होगा, यकीन मानिए उसका 13 से 14 नंबर आएगा। कंप्यूटर में भी मान लीजिए 13 से 14 आएगा। मेन रोल क्या प्ले कर रहा है, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और आपका NEP 2020। ये आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें आपका मेन रोल है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों का तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो जाए। और मैं आपको यूट्यूब पे ही लगभग 5000 प्रश्न करवा दूंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और आपका NEP 2020 से। ठीक है, बट आप लोग इसी टाइप से वीडियो में बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने आपके लिए 22 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था। आप इसको सुनिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि EMRS का टेस्ट सीरीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और जहां भी अवेलेबल है तो लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट का पेपर 2 का क्वेश्चन दे दे रहे हैं। तो उससे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो हमने आपका 50 फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपका मेरिट बनाएगा। इसमें क्या क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा एक सेक्शन जो आपका 30 मार्क्स का होगा, केस स्टडी होगा जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा, NEP 2020 होगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा, IT कंप्यूटर होगा जो कि आपका 15 नंबर का होगा, रीजनिंग होगा जो कि आपका 15 नंबर का होगा, और GK जो होगा आपका 10 नंबर का होगा। कुल मिला के आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा। और कितना टेस्ट आएगा, तो 50 टेस्ट। तो आप सोच लीजिए 50 गुना 100, यानी अभी से भी अगर आप लेते हो तो एग्जाम तक आप 5000 क्वेश्चन को लेके चले जाओगे, करके चले जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने रीजनिंग में एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट से पर जो आपका पर टेस्ट है उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, और पजल का आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। यानी आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपका 3 सीटिंग अरेंजमेंट और 3 पजल। रीजन इसलिए ना दोस्तों, बाकी सब आप लोग कर लोगे, फंसते हैं आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी स्टूडेंट का 6 नंबर कटे, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं हर सेट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल डालूंगा, हाई लेवल का डालूंगा, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम यानी 10 दिसंबर तक आप लोग का सेट चलेगा, तब तक आप लोग मेंटली तैयार हो जाओ, और आप लोग लगभग 150 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का और 150 क्वेश्चन आप लोग पजल का करके जाओ। समझ रहे हो? 50 सेट है, अगर 3 सीटिंग अरेंजमेंट एक सेट में करते हो तो 150 हुआ ना, तो 6 आपका लगभग 300 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। देखो ये टेस्ट कब से स्टार्ट हो गया, 22 अक्टूबर से ये टेस्ट स्टार्ट हो गया और 10 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हम आपको ये भी देंगे, इससे आपको फायदा क्या होगा, ताकि आप लोग देखोगे कि 22 अक्टूबर 2025 को फुल लेंथ टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया, रॉन्ग क्वेश्चन कितना था और गलती का कारण क्या था। ठीक है, इस टाइप से आपको ये पूरा सीट मिलेगा। देखो पूरा लगभग 50 क्वेश्चन तक का है। ठीक है, और आप इसमें ऐसा करोगे, और बाद में क्या होगा, हर 10 दिन पे आप लोग क्या करना, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होगा उसका हम लोग एनालिसिस करवा देंगे। ये देखो हमारा मॉक टेस्ट 1 हो चुका है, मॉक टेस्ट 2 हो चुका है और मॉक टेस्ट 3 हो चुका है। तो इसलिए अभी से भी अगर आप लोग जुड़ जाओगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा, खास करके टेस्ट सीरीज में। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करना है तो आपको मैसेज कर देना है सिंपल, किस पे, तो आपको मैसेज कर देना है
51,094 पे आपको कंप्लीट 50 टेस्ट मिल जाएगा। जो टेस्ट हो चुका है, जैसे आपका कौन कौन सा टेस्ट, आपका 22 और 23 तारीख का टेस्ट हो चुका है, तो इसको आपको मिल जाएगा। आप टेस्ट को जब मन हो 24/7 जब मन हो आप टेस्ट दे सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, जितने बार मन हो उतने बार दे सकते हो। और ये आपका बाइलिंगुअल टेस्ट है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राइस कितना है, तो 189 रुपीज़ आपका प्राइस है 50 टेस्ट का। आप खुद सोचो दोस्तों, 50 टेस्ट का अगर आपसे मैं 189 ले रहा हूँ, कितना कम ले रहा हूँ, 4 रुपये से भी कम। एक टेस्ट का कीमत 4 रुपये से भी कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग बस टेस्ट लगाइए ताकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। रूल यही है कि आप लोगों के हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, और आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर देना है, लिखना है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन का मैं आपको 5-6 पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों को सोचिए एक वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है टीचिंग इज फंडामेंटली ए, शिक्षण मूलतः है। आपके पास ऑप्शन है, एक तरफा सूचना देना, अधिगम का सुगमीकरण, ठीक है, दंडात्मक नियंत्रण, यांत्रिक अभ्यास। बताइए दोस्तों। देखो, अगर हम लोग बात करें शिक्षण के बारे में, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो आपका शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। तो जो आपका शिक्षण होता है दोस्तों, ये आपका इंटरएक्टिव होना चाहिए। तब आप पूछोगे कि सर ये इंटरएक्टिव क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक स्टूडेंट होगा, ये कौन है आपका, एक स्टूडेंट होगा, और एक आपका कौन होगा, एक आपका शिक्षक होगा, यानी टीचर होगा, ठीक है। एक कौन होगा आपका, टीचर, और एक होगा आपका स्टूडेंट। इंटरएक्टिव का मतलब ये होता है कि टीचर अपना सारा कुछ बच्चों को बताएगा। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको सारा थ्योरी बताया, आपके दिमाग में सारा थ्योरी गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उत्पन्न होंगे, तो वो प्रश्न आप मेरे से पूछोगे। तो क्या हो रहा है, मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ, आप भी मुझसे पूछ रहे हो। तो ये आपका शिक्षण का सबसे बढ़िया मेथड होता है। यानी टीचिंग कैसा होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए आपका, इंटरएक्टिव होना चाहिए, यानी द्विपक्षीय होना चाहिए। जिसमें द्विपक्षीय में कौन कौन आएगा, एक आपका स्टूडेंट आएगा और एक आपका टीचर आएगा। समझ में आया, बोलो। जैसे कि जो टीचर आपको समझा रहा है और स्टूडेंट फिर आपसे डाउट पूछ रहा है। दूसरा चीज़ दोस्तों, जो आपका शिक्षण होता है वो कैसा होना चाहिए, तो शिक्षण एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा का पूर्व ज्ञान क्या है। बच्चों को पूर्व ज्ञान से आप नए विचार, यानी जो आप नया ज्ञान दे रहे हो उसको जोड़ के जब आप पढ़ाओगे, तो आपका शिक्षण यानी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा सफल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो टीचर होता है, एक अच्छा टीचर हमेशा अपने बच्चों को पहले जानता है कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है, उस पूर्व ज्ञान से नए विचारों को जोड़ देता है ताकि अच्छा हो। अब बात आप समझो, इसमें आपको कैसे पढ़ाना होता है। जैसे मान के चलिए टीचर क्या किया, तो टीचर जो है स्टूडेंट को क्या दिया, अच्छा शिक्षण क्या होता है। तो मान लो टीचर है, स्टूडेंट को दिया बीज, ये क्या है बीज, और स्टूडेंट को बोला कि ये देखो ये आपका पौधा का बीज है, इसको तुम लगाओ और देखो ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो टीचर स्टूडेंट को क्या दिया, टीचर जो है वो स्टूडेंट को बीज दिया। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, वो बीज को लेके पौधा को लगा रहा है, ठीक है। तो पौधा कौन लगा रहा है, बच्चा लगा रहा है। बच्चा ये चीज़ देख रहा है, बच्चा ये चीज़ सीख रहा है, और टीचर क्या कर रहा है, बस आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो आप बताओ ये अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। और आपका शिक्षण का ये सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से करके सीखता है। समझ में आया आपको ये बात, आप लोग बोलोगे हाँ सर ये चीज़ हमको समझ में आया। जो आपका शिक्षक होता है वो बच्चों का केवल मार्गदर्शन करने के लिए होता है, स्टूडेंट उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो आपका शिक्षण होता है ये बच्चों के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए होता है, ठीक है। तो याद हमेशा रखिएगा, जो आपका क्या कह रहा है, एक तरफा सूचना देना नहीं, एक तरफा सूचना देना कभी भी एक अच्छा शिक्षण नहीं है। कह रहा है आपका पनिश, ये भी कभी नहीं होगा। आप बच्चों को क्या मारोगे, गलत। फिर कह रहा है मैकेनिकल ड्रिल, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को मार्गदर्शन करता है, बच्चा अपने से उसको कोशिश करके सीखता है।
ठीक है, ये चीज़ याद हो गया। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा शिक्षण वही है जिसमें आप बच्चों के समझ और उनके कौशल यानी आप अंडरस्टैंडिंग और स्किल पे फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि केवल आप बच्चों को, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन लेके आया, इसको मैं दे दिया और मैं आप लोगों को बोला लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ऑप्शन बी फिजिकल हाइट। ये एक अच्छा शिक्षण नहीं है। अच्छा शिक्षण ये है जिसमें आप बच्चों के अंदर समझ और कौशल का विकास करते हो। केवल नोट्स और यानी केवल नोट्स वगैरह, ऐसा नहीं कि केवल नोट्स वगैरह दे दिए अब बोलो बच्चा तुम पढ़ लो। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षण आपको समझ में आया। अच्छा शिक्षण में ऑलवेज आपको समझ और कौशल को विकास करना होगा, बच्चों के अंदर सोचने का कला डेवलप करना होगा। तो आप एक क्वेश्चन क्या 1000 क्वेश्चन बच्चे खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चलिए देखो, कह रहा है लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन। जो आपका लर्निंग होता है ये किस चीज़ का आपका परमानेंट चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे, आज आपके पास कार होगा, बाइक होगा, क्या आप साइकिल चलाना भूल पाए हो? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं भूल पाए हैं। अगर आपको काफ़ी समय बाद 60 साल के जब हो जाओगे तब भी मैं आपको साइकिल चलाने दे दूंगा, तब भी आप क्या करोगे, साइकिल को चला लोगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका लर्निंग होता है, जो आपका अधिगम होता है, ये क्या करता है, ये आपके अंदर परमानेंट चेंज लाता है। ये आपके अंदर कैसा चेंज लाता है, तो ये आपके अंदर परमानेंट चेंज लाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अस्थायी चेंजेस लाता है। आप साइकिल कब सीखे थे लेकिन आज भी आपको याद है। ठीक है, जो आपका अधिगम होता है ये आपको मजबूर करता है कि आप सोच पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपके काम करने के तरीका और क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे देखो, अभी मैं आपको शिक्षण कला पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ अधिगम करोगे। तो कल को अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि चलो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, इसको तुम डिफाइन करो, इसको मुझे समझाओ, तो क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो आप उस बच्चे को अच्छे से समझा दोगे या नहीं समझा दोगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो जो आपका अधिगम होता है ये आपके करने के तरीका और आपके क्षमता को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो आपका अधिगम होता है ये आप अभ्यास करके और आप अपने अनुभव से और ज़्यादा सीखते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि केवल पढ़ने से नहीं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला, जो मैं आपको बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिगम में अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस। बहुत सारा चीज़ आप जब शुरू में करते हो तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होते हो, बाद में जब आपका अनुभव उसमें जुड़ जाता है तो आप उसमें और अच्छा हो जाता है। आपका जो स्किल होता है क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, हमसे वही पूछ रहा है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग जो होता है दोस्तों, ये आपके व्यवहार में चेंजेस लाना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो अधिगम होता है उसका मेन उद्देश्य है आपके व्यवहार में चेंजेस लाना। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चा तुम पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा संस्कार एकदम बेकार है, जानवर से भी बेकार है। क्यों? क्योंकि वो बोलना ये चाह रहे हैं कि आप अधिगम तो कर रहे हो, आप अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन आपका व्यवहार जानवर से भी बढ़िया है। इसका मतलब आपका अधिगम सही डायरेक्शन में नहीं है। तो अधिगम जो होता है वो क्या होता है, आपके व्यवहार और आपके क्षमता। जैसे मान के चलो आप मैथ में भी बस 2+2 ही कर पा रहे हो, तो आपको मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा दूँ, डिवाइड सिखा दूँ, जिस लेवल का आपका दिमाग है उस लेवल का आपके अंदर अधिगम करवा दूँ। ठीक है, तो आप समझ गए, जो आपका अधिगम होता है ये आपके व्यवहार और आपके क्षमता को इंक्रीज करने के लिए ही करवाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 बताइए। कह रहा है विच फैक्टर बेस्ट सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग। बताइए इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो आपका अधिगम को अधिक सहारा देता है, बताइए। कह रहा है आपका अलग अलग तथ्य नहीं। देखो दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो आपका अधिगम करवाया जाता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास पूर्व ज्ञान है, आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट का पूर्व ज्ञान है। आपने कहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास ले रखा है, नहीं भी ले रखा है तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो पूर्व ज्ञान है, तो आप बोलोगे हाँ सर कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान है। तो अधिगम में क्या होता है, आपका पूर्व ज्ञान, जैसे आप लोग के अंदर कुछ पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में मैं क्या कर रहा हूं, अपना न्यू ज्ञान को जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, न्यू ज्ञान को जोड़ रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये आपके अधिगम को बहुत मीनिंगफुल बना देगा। मान लो अभी आपको यही नहीं पता है शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हो तो आपको मजा आएगा। नहीं मजा आएगा तब फिर मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले जाओ थ्योरी क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं,
है ना। तो देखो दोस्तों, जो आपका अधिगम होता है वो आपका अर्थपूर्ण तब होता है जब आपको कोई भी पढ़ाए तो वो आपके पूर्व ज्ञान से उसको क्या करे, नए ज्ञान को रिलेट करे। इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो हमेशा याद रखना, नया अधिगम जैसे अभी आप लोग सीख रहे हो, नया अधिगम अर्थपूर्ण तभी होता है जब वह आपके पुराने ज्ञान से जुड़ता है, तब आपको क्या आता है, मजा आता है। जैसे आप जब नर्सरी 1 में जाते हो तो आपको 2+2 सिखाया जाता है, जब आप 3 में जाते हो तो आपको ऐसे ये सिखाया जाएगा 2+2 -2 गुना 2, बॉड मास सिखाया जाता है। फिर आगे जाते हो तो आपको और आगे बढ़ाया जाता है। जरा सोचो, जिस बच्चे को 2+2 ही नहीं आएगा तो वो इस क्वेश्चन को तो हार्ड लगेगा ही। लगता है ना आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैथ हार्ड लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को जोड़ के जब आपको नया ज्ञान पढ़ाया जाता है तो आपको काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग का जो संबंध होता है वो आपके मस्तिष्क से होता है, यानी संज्ञानात्मक डोमेन से होता है, यानी आपके ब्रेन से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका अधिगम होता है इसमें बच्चों को ऑलवेज समझाना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग करवाना चाहिए। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटवाना, रटंत विद्या आपको नहीं करवाना है, आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, बच्चों को जब आप समझा रहे होगे तो बच्चों को आप कभी भी डराओगे नहीं, आप उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करोगे, ऐसे आपको शिक्षक बनना है। बच्चों का आप पार्टिसिपेशन इंक्रीज करोगे, ऐसा शिक्षक आपको बनना है। तो आप क्या क्या बोलोगे, क्यूरियोसिटी इंक्रीज करना है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। समझ में आया? जैसे दोस्तों मान के चलो मुझे बच्चों को समझाना है लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, तो मैं क्या करूंगा, एक पिज्जा लूंगा। मैं क्या लूंगा, एक पिज्जा लूंगा, और उस पिज्जा का मैं क्या करूंगा, 4 टुकड़ा कर दूंगा। ठीक है, मुझे बच्चों को बताना है कि जिंदगी क्या है, तो मैं उसको पिज्जा लिया, पिज्जा को मैंने क्या कर दिया, 4 टुकड़ा कर दिया। पहला टुकड़ा बोलूंगा कि देखो बच्चों, ये जो पहला टुकड़ा है तुम्हारा, ये है जब तुम्हारा जन्म हुआ था। जन्म से लेके तुम्हारा जन्म, यानी तुम्हारा बर्थ से लेके तुम्हारा जो स्कूल लाइफ था, ये तुम्हारा पहला टुकड़ा हो गया, यानी कॉलेज लाइफ हो गया, मतलब स्कूल लाइफ हो गया, वो नर्सरी से लेके 12 तक। बच्चा समझ जाएगा, अच्छा सर पहला टुकड़ा ये है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। दूसरा टुकड़ा मैं आपको बोलूंगा कि जब आप कॉलेज गए और जॉब के लिए तैयारी किए, ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया। ठीक है, तीसरा टुकड़ा मुझे बच्चों को समझाना है, तो मैं क्या समझाऊंगा जीवन के बारे में, तो ये बोलूंगा कि आपका जॉब वगैरह लग चुका है, अब आपका शादी वगैरह हो गया है, बच्चे वगैरह हो गए हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। आप चौथा क्या होगा, आपका रिटायरमेंट स्टेज प्लस डेथ। ठीक है, तो देखो बच्चा समझ गया ना, एक पिज्जा का मैंने 4 टुकड़ा किया और उससे मैंने बच्चों को जीवन का 4 स्टेज समझा दिया। समझाया या नहीं समझाया? तो इसी को कहते हैं जोड़ के पढ़ाना। समझ में आ गया? तो अधिगम कैसा होना चाहिए, अलग अलग थलग थलग नहीं, कह रहा है पीरियड नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए अधिगम, तभी ये आपका मीनिंगफुल होता है। चलिए क्वेश्चन 4 बनाइए। कह रहा है टीचिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज, बताइए शिक्षण प्रभावी तब होता है जब वह, तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, शिक्षण प्रभावी तभी होगा जब आपका शिक्षण कैसा होगा, तो आपका शिक्षण इंटरएक्टिव होगा। आपका शिक्षण कैसा होगा, इंटरएक्टिव होगा। इंटरएक्टिव का मतलब, जैसे मान के चलिए ये टीचर है, ये आपका स्टूडेंट है, दोनों मतलब टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, और स्टूडेंट बोल रहा है तो टीचर सुन रहा है। ये आपका बेस्ट वे होता है आपका पढ़ाई का। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो बड़े बच्चे हो, लेकिन अगर ये लाइव क्लास होता दोस्तों, तो सोचिए कितना मजा आएगा। क्योंकि जो आपका इंटरएक्टिव मेथड होता है, अंतः क्रिया मेथड, इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर चर्चा होगा, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे, उस पर मैं आपको गतिविधि करवा सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर डीप लर्निंग आता है। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताया, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछा, वो आप मुझसे पूछे, फिर मैं उस पर बताया, तो आप सोचो आपके अंदर कितना कॉन्सेप्ट जाएगा, डीप लर्निंग होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको शिक्षण को इंटरएक्टिव बनाना है, शिक्षण को अगर आपको प्रभावी बनाना है, तो कैसा लर्निंग करवाना होगा, आपको इंटरएक्टिव लर्निंग करवाना होगा, जिसमें बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछें, जिसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फिर होता है आपका इसी में एक रिफ्लेक्टिव। इसी में क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील, यानी जब मैं आपको अधिगम करवा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको शिक्षण कला करवा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरएक्टिव का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील, यानी आपको बच्चों को बताना होगा, जैसे आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण होता है, सेब गिरता है, तो वो सेब कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, ये आपको बच्चों को बताना होगा, ताकि बच्चों को अंदर तर्क शक्ति का क्या हो, विकास हो। समझ में आया? बच्चों को आपको बताना होगा कि अगर आप छत पे से कूदोगे तो गिरोगे, तो आपको बताना होगा बच्चों को कि क्यों गिरोगे और कैसे गिरोगे। ठीक है, ये क्यों और कैसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको?
बोलिए। टीचिंग अगर आप कर रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को केवल बुक पढ़ दोगे तो नहीं होगा, आपको एक एक चीज आपको बताना होगा, साथ में आपको अपने शिक्षण के अंदर क्रिएटिविटी लाना होगा ताकि आप अलग अलग चीजों से बच्चों को क्या करते हो, समझा सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान के चलो मैं एक बार गया हुआ था, मेला गया हुआ था। मेला में मेरा छोटा भाई था, वो लगभग कितने साल का है, 4 साल का है। कितने साल का है, 4 साल का है, ठीक है, 4 साल का है। तो उसको मैंने बैलून खरीद दिया, ठीक है। तो बैलून खरीद दिया उसको, तो वो ना गुब्बारा वाला ना, उस बैलून में, मान लो ये बैलून है, तो इस बैलून में क्या कर रहा था, हवा डाल रहा था, तो बैलून फूल रहा था। अब वो हमसे, बच्चा मेरा भाई है छोटा, पूछ रहा हमसे कि भैया ये बैलून कैसे फूल रहा है। तो मुझे अगर उस बच्चे को समझाना, उस बच्चे के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है जानने का कि आखिर ये गुब्बारा फूल कैसे रहा है। तो एक अच्छा शिक्षण, अगर आपको इफेक्टिव शिक्षण बनाना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा बच्चों को कि क्यों गुब्बारा फूल रहा है। इससे बच्चा उस पर चिंतन करेगा और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। या मैं उससे पूछूंगा कि बताओ ये गुब्बारा क्यों फूल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो आप बोलोगे हाँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने उस बच्चे को गुब्बारा दिया और गुब्बारा फूल गया, मैं उससे पूछूंगा बताओ बच्चों ये गुब्बारा कैसे फूला होगा, बताइए, ठीक है। तो देखो कह रहा है टीचिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज, कह रहा है केवल शिक्षक केंद्रित तो गलत, शिक्षक केंद्रित तो कभी नहीं होगा, निगेटिव होगा, ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर कह रहा है इंटरएक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इंटरएक्टिव अंतःक्रिया, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट डिस्कस, आस्क एंड डू, यानी चर्चा होता है, प्रश्न होता है, गतिविधि होता है, और इसके थ्रू आपका, इंटरएक्टिव के थ्रू आपका क्या होता है, डीप लर्निंग हो जाता है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्टिव का आपका मतलब मैंने बताया कि स्टूडेंट इसमें वाई और हाउ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों और कैसे सोचते हैं, ठीक है। इससे उनके अंदर बेटर रीजनिंग डेवलप होता है। बताइए इंटरएक्टिव और आपका रिफ्लेक्टिव समझ में आया या नहीं आया। इंटरएक्टिव चर्चा, प्रश्न, गतिविधि, इससे उनको डीप लर्निंग होता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या हो गया, क्यों कैसे, इससे बच्चों के अंदर बेहतर तर्क शक्ति आता है, ठीक है। जैसे क्यों गुब्बारा फूला, ये क्या दर्शाता है, बच्चे का समझने का स्थिति दिखाता है, ये आपका रिफ्लेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 बताइए, कह रहा है लर्निंग इज, बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लर्निंग होता है दोस्तों, ये आपका जीवन प्रांत होता है, मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जैसे ही आप इस पृथ्वी पे लैंड किए थे, ठीक है, जो आपका बर्थडे होता है उस दिन से लेकर आपके मरने तक ये कंटिन्यू होता है। जो आपका लर्निंग होता है दोस्तों, ये 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका फॉर्मल लर्निंग, जिसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं, और एक हो सकता है आपका नॉन फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है दोस्तों, फॉर्मल वह होता है जैसे जिस दिन आपके मम्मी पापा आपका नर्सरी में एडमिशन करवा दिए, आप फॉर्मल लर्निंग का शुरुआत कर दिए। फॉर्मल लर्निंग में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्रियां मिलती हैं। जैसे आप 1 क्लास किए, 1 का आपको मार्कशीट मिला या नहीं मिला, आप 10th किए तो 10th का मार्कशीट मिला या नहीं मिला, आपने 12th किया मार्कशीट मिला, कॉलेज किया मार्कशीट मिला। तो जो आपका फॉर्मल लर्निंग होता है, इसके लिए इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल जाते हो तो आपका फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग होता है, अनौपचारिक लर्निंग, ये आपका जैसे ही जन्म होता है 0 साल से लेके जब तक आप इस धरती पे हो तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। समझ में आ गया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। जैसे आप घर में मान लो आपकी मम्मी पनीर बना रही थी, आपको मन हुआ अरे यार हम तो हॉस्टल में रहते हैं, सीख लेते हैं, तो पनीर बनाने सीखा। पनीर से आप पनीर बनाने सीखने से थोड़ी आपका एग्जाम निकलेगा, लेकिन आपने सीख लिया, अधिगम किया। बोलो अधिगम किया या नहीं किया, बोलिए। जैसे अभी आपके दादा दादी होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे बहुत लोग के, तो वो लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं सीखना चाहते थे, लेकिन आज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बोलिए। ये भी क्या है, ये भी उनके लाइफ का एक न्यू सीख है। वो बोलते हैं व्हाट्सएप में कैसे स्टेटस लगाएंगे, ये वो, तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग है, ठीक है, और ये जीवन प्रांत चलता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है अ वन टाइम इवेंट, बताइए क्या होगा इसका जवाब, एक बार की घटना है, नहीं। कह रहा है एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों हमारा EMRS का कंप्लीट पैकेज है 499 का, इसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाएंगे, केस स्टडी पढ़ाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है 50 टेस्ट वाला जिसका कॉस्ट है 189, वो आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, और आपको क्लास नोट
नोट्स भी इसमें फ्री में मिल जाएगा। किसका किसका? टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, केस स्टडी, कंप्यूटर, टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स, ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा 499 में, यानी आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। साथ में आपको 1200 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे जो मैं आपको 5000 क्वेश्चन करवाऊंगा उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को देख ही रहा हूँ, मैं डे बाय डे आप लोगों को करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्लान फर्स्ट है। अगर किसी को केवल टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी और केस स्टडी का थ्योरी बैच चाहिए तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका कॉस्ट है 389 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर हम लोगों से पढ़ना है तो आपका इसका कॉस्ट है 289 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको केवल और केवल 50 टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसका कॉस्ट है 189। अगर आपको कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो 189, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर का शेड्यूल है लाइव क्लास का। आपका 22 तारीख से आपका कंप्यूटर का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। 23 को कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 2 दिन, कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका 2 दिन। 27 तारीख को मेमोरी होगा, 28 को आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से आपका जो कंप्यूटर का क्लास हो जाएगा वो आपका 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आपका एनईपी वाले सेक्शन का। तो देखो दोस्तों, ये क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका 19 अक्टूबर से। आपका एनईपी 2020 जो है ये कब कंप्लीट हो जाएगा? 29 अक्टूबर को आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ थ्योरी से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ थ्योरी से भी जुड़ सकते हो। तो अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हो तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको 499 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसका कॉस्ट 189 है। आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स मिल जाएगा और साथ में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा जिसका आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो आपको जो भी प्लान चाहिए होगा आप मैसेज कर दीजिएगा। और ये आपका टेस्ट सीरीज वाला प्लान है जो कि तो हर बच्चे के पास होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप टेस्ट देते हो तो समझो लास्ट तक अगर 50 टेस्ट सीरीज है, अभी आपके पास कितना दिन है? 55 दिन है। अगर आप पर डे एक एक टेस्ट दोगे तो एग्जाम जाने तक आप कितना क्वेश्चन कर लोगे? एक टेस्ट में आपका कितना रहेगा? तो एक टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। एक टेस्ट में आपका कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 गुना 100 आप 5000 क्वेश्चन करके जाओगे। और यही आपका खोजता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी और खास करके ये केस स्टडी, ठीक है। जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे, ये आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है। तो अगर आपको ये सारा चीज़ चाहिए तो आप बस मैसेज कर देना 9430851094 पे। आपको हमारे लाइव क्लास में पेमेंट के बाद लिंक भेजा जाएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों, ये बीच बीच में एक आध बार ऐड आएगा इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वो कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं। तो आप लोग सारे लोग समझदार हो, आप लोग बस क्या कीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। 2 मिनट आपका स्किप करने से आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस एक बार आप समझ गए उसके बाद आप स्किप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों का ना टाइम लगता है समझने में, समझ रहे हो। 99% बच्चे तो समझ जाते हैं। हमें खुद अच्छा नहीं लगता है वीडियो के बीच में लगाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप क्या किया कीजिए, स्किप कर लिया कीजिए। बाकी आप हमारा मेहनत में अगर कहीं भी कोई कमी हो, हमारे पढ़ाने में कोई भी कमी हो, हमारे एफर्ट में कोई भी कमी हो तो आप उसको बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन 6 बताइए। कह रहा है टीचिंग शुड प्राइमरली एम, शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बताइए शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो आपका शिक्षण है उसका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, आपके वैल्यू, आपके एटीट्यूड, आपके स्किल को डेवलप करना, ना कि केवल आपके सिलेबस को पढ़ा देना। आप अगर एक अच्छे शिक्षक हो तो आपको उस बच्चे के अंदर हर एक तरह से विकास करना होगा जो हमारे समाज के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, ना कि केवल आप उसका सिलेबस पढ़ा दे रहे हो। समझ में आया? तो टीचिंग शुड प्राइमरली एम, बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो आप लोग बोलोगे इसका हो जाएगा बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार परिवर्तन। जब कभी भी आपको व्यवहार दिखे तो व्यवहार ही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसलिए जो आपका शिक्षण होता है इसका उद्देश्य कभी नहीं है आपको नौकरी दिलाना, आपके पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये सब आप कभी भी टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 आ चुका है। बताइए, कह रहा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी, शिक्षण उद्देश्यों का होना चाहिए। बताइए, बताइए इसका जवाब। जैसे दोस्तों देखो, इसको मैं बताता हूँ। जैसे अभी मान लो मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया, नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया, काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया। अब मुझे जानना है कि आप लोग नाउन पढ़ पाए हो, नाउन आप लोग को समझ में आया या नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों का मूल्यांकन करूँगा और मैं आप लोग को बहुत सारा चीज़ लिख के दे दूंगा। और अब मैं आपको बोलूँगा कि पहचान करो इसमें आपका संज्ञा कौन है। अगर आप पहचान कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने सही अधिगम किया है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो कहीं ना कहीं
उसमें कोई दिक्कत है, या तो मेरे पढ़ाने में दिक्कत है या आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये मापनीय हो गया या नहीं हो गया, ये आपका मापनीय हो गया या नहीं हो गया? आप लोग बोलोगे हाँ सर ये आपका ऑब्जरेबल और आपका मेजरेबल दोनों हो गया, मापनीय हो गया। जैसे अभी मैं आपको शिक्षण कला पढ़ा रहा हूँ और इसको पढ़ने के बाद आप बुक पे क्वेश्चन लगाने के लिए गए, अगर आपसे क्वेश्चन सारा का सारा बन जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने अधिगम सही किया है। नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको सही नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो देखो कह रहा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये बात बताता है कि जब बच्चा ये चीज पढ़ लेगा तो वो क्या करने योग्य होगा। जैसे मान के चलो मैं आपको सिखा दूं, क्या मैं आपको सिखा दूं एरिया, मैं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर सिखा दूं, एरिया ऑफ पैरामीटर सिखा दूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा दूं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सिखा दूं। उसके बाद मैं आपको एक कमरा में ले जाऊं और बोलूं कि इस कमरे का क्या निकालो, इस कमरे का एरिया निकालो। तो ये बताता है कि जब मैंने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह सिखा दिया तो आप इस कमरे का क्या करोगे, इस कमरे का एरिया बता दोगे। तो जो आपका शिक्षण उद्देश्य होता है ये बात बताता है कि पढ़ाई के बाद विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, यही आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। जो आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है इसको आप लोग माप सकते हो, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये आपका मूल्यांकन का भी पार्ट होता है, और ताकि अगर बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस पर आप लोग कुछ सुधार भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया और संज्ञा बोल दिया पहचानने के लिए, अगर आप पहचान पा रहे हो तो आपका अधिगम सही है, तो मापनीय हुआ ना, ठीक है। तो देखो कह रहा है आपका अस्पष्ट कभी भी आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑलवेज अस्पष्ट होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कह रहा है टीचर सेंट्रिक कभी नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। टीचर तो भाई अपना पढ़ाई कर लिया, ठीक है। कह रहा है वनली कंटेंट लिस्टेड, गलत। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बजरंगबली। जो आपका जो आपका ऑब्जरेबल एंड मेजरेबल है, यानी जो आपका क्या होना चाहिए, जो आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसमें स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि विद्यार्थी इस चीज़ को पढ़ने के बाद क्या कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवा दिया है। देखिए कह रहा है आपसे रिवाइज ब्लूम हाईएस्ट लेवल इज। बताइए आप लोग, रिवाइज ब्लूम हाईएस्ट लेवल इज। सबसे पहले आप लोग मुझे ये जवाब दीजिए, अपने कॉपी में लिखिए, चलो लिखो, जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लिखो। सबसे पहले ये बताइए ब्लूम टेक्सोनॉमी किसने दिया, ब्लूम टेक्सोनॉमी किसने दिया। फिर दूसरा चीज़ ये बात मुझे बताइए कि जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी देने वाले व्यक्ति थे वो कहाँ के रहने वाले थे। बहुत बार बताया, बताइए कहाँ के वो व्यक्ति थे। उसके बाद आप लोग बताइए कि वो आपका कौन से वर्ष में आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी दिए थे, कौन से वर्ष में उन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया था, ठीक है। और जो आपका न्यू वाला ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये कब आया था। देखो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग आंसर कर लिए। जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो बेंजामिन ब्लूम जो आपका ब्लूम है उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। वो आपके अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने अपना क्या दिया था, लर्निंग का सिद्धांत दिया था कि कैसे हम लोग अधिगम करते हैं। और उन्होंने पहली बार जो अपना वाला सिद्धांत दिया था कब दिया था, 1956 में। उन्होंने कब दिया था, 1956 में। इसमें उन्होंने पहला चरण क्या बताया था, पहला इन्होंने बोला था ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला था आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ, तीसरा इन्होंने बोला था एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, ठीक है। चौथा इन्होंने क्या बोला था, तो चौथा इन्होंने बोला था एनालिसिस, ठीक है। पांचवा इन्होंने क्या बोला था, सिंथेसिस, ठीक है। और छठा इन्होंने क्या बोला था, मूल्यांकन, ठीक है। अब एक एक चीज समझाना होगा क्या, चलो बस इसको समझा देता हूँ। ज्ञान, जैसे अभी मैंने आपको दिया कि आप लोग का मैराथन क्लास होने वाला है। आपका कॉम्प्रीहेंशन मतलब आप उस चीज़ को समझ के क्लास कर रहे हो। एप्लीकेशन मतलब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, तब आप इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। एनालिसिस मतलब अब 8 टॉपिक 10 टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, सबको आप टुकड़ों में बांट के पढ़ लोगे। सिंथेसिस मतलब क्या, फिर सबको जोड़ के पढ़ोगे। और इवोल्यूशन क्या, जब आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन जाके आप एग्जाम दे लोगे। क्लियर हो गया, बोलो, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ये 1956 में आपका पुराना वाला था, हमसे क्या पूछा है, रिवाइज्ड में, ठीक है। तो जो आपका रिवाइज था ये कब आया था आपका, 2001 में आया था। ये कब आया था आपका, 2001 में आया था। ध्यान से समझना, 2001 में जो आपका नॉलेज, जो आपका ज्ञान है, ये किससे बदल गया था, ये बदल गया था आपका रिमेंबर से। ये किससे बदल गया था, रिमेंबर से, ठीक है। इसको भगाया जाए, ये आपका रिमेंबर से हो गया था, ठीक है। दूसरा कौन सा था, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ये किससे बदल गया था आपका, अंडरस्टैंडिंग से। ये किससे बदल गया था आपका, अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है।
समझ में आया? जो आपका एप्लीकेशन था ये हो गया था आपका अप्लाई, जो आपका एप्लीकेशन था ये क्या हो गया था आपका अप्लाई, ठीक है। जो आपका एनालिसिस है वो क्या हो गया था एनालाइज, वो क्या हो गया था आपका एनालाइज। जो आपका सिंथेसिस है ये क्या हो गया था आपका बोलिए, ये हो गया था आपका एवेल्युएट, ठीक है। और जो आपका मूल्यांकन था, जो आपका मूल्यांकन था ये क्या हो गया था क्रिएट। अब बोलो चेंज क्या हुआ है, देखो ज्ञान रिमेंबर सेम है, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग सेम है, मतलब तो सेम ही है, ठीक है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। अप्लीकेशन अप्लाई सही है, एनालिसिस एनालाइज सही है। लेकिन देखो जो आपका सिंथेसिस है वहाँ पे क्या आ गया आपका, सिंथेसिस के सामने देखो क्या आ गया, तो सिंथेसिस के सामने यहाँ पे एवेल्युएट आ गया, क्या आ गया आपका मूल्यांकन आ गया, और मूल्यांकन के सामने देखो क्या आ गया आपका क्रिएट आ गया। तो जो आपका मूल्यांकन यहाँ पे लास्ट में होता था, इसमें आपका मूल्यांकन 5वें नंबर पे चला गया। देखो मूल्यांकन कहाँ चला गया, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ। मूल्यांकन कहाँ चला गया नए वाले में, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे चला गया। लेकिन इसमें किसने पे था, छठा में, और सिंथेसिस आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्रिएटिंग, ठीक है। हाईएस्ट लेवल का मतलब क्या हुआ, जो आपका सबसे लास्ट में। लोएस्ट लेवल का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले। अगर आपसे 1956 वाले का अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट लेवल, तो आपका ज्ञान हो जाएगा। 1956 ब्लूम टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल मूल्यांकन हो जाएगा। 2001 का सबसे लोएस्ट लेवल रिमेंबर हो जाएगा, और सबसे हाई लेवल आपका क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब देखो क्रिएट क्या होता है, क्रिएट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं आप में से कोई स्टूडेंट है, मायरा नाम की कोई स्टूडेंट है, वो क्या की अपना कविता लिखी, तो उसने क्या किया सृजन किया, कविता खुद से बनाया, ठीक है। तो आप लोग का क्रिएशन यही होता है, जिसमें आप लोग कोई भी चीज़ डिजाइन करते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, किसी चीज़ का रचना करते हो, किसी चीज़ का आविष्कार करते हो। इसके अंदर ये जो क्रिएट है, इसका मतलब यही हुआ कि आपका ओरिजिनल थिंकिंग को ये क्या करता है एक्सप्रेस करता है, आपके नव विचार को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका रिवाइज ब्लूम था उसमें हाईएस्ट लेवल क्या था आपका क्रिएट था। इसका जो था मतलब क्या था आपका मूल्यांकन को बदलकर किससे कर दिया गया था, मूल्यांकन को बदलकर सृजन से कर दिया गया था। जो आपका एवेल्युएशन था वो किससे चेंज हो गया था आपका क्रिएटिंग से। और ये कौन किया था, तो आप लोग याद रखना एंडरसन एंड कोर्थवाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या कह रहा है। अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड, बताइए भावात्मक क्षेत्र में आता है। दोस्तों देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ बता दिया है कि जो आपके ब्लूम जी थे उन्होंने अपना 3 क्षेत्र दिया था। पहला क्या दिया था, कॉग्निटिव, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक बोलते हैं। दूसरा उन्होंने क्या दिया था, तो दूसरा उन्होंने दिया था अफेक्टिव, जिसको हम लोग भावात्मक बोलते हैं। और तीसरा इन्होंने क्या दिया था, तो तीसरा इन्होंने दिया था आपका साइकोमोटर, ठीक है, साइकोमोटर, जिसमें जो आपका पहला होता है कॉग्निटिव जो होता है दोस्तों, इसमें आपका विषय यानी ज्ञान से संबंधित होता है, और ये आपके दिमाग से कनेक्टेड होता है। अफेक्टिव आपके भावना से कनेक्टेड होता है, यानी आपके दिल से कनेक्टेड होता है। साइकोमोटर आपके मांसपेशियों से कनेक्टेड होता है, ठीक है, याद हो गया। अब आपसे क्या पूछा, अफेक्टिव डोमेन, तो कह रहा है केवल बोध गलत, मोटर नहीं, मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है आपका साइकोमोटर, जिसमें आप मांसपेशियों का यूज करते हो, ये भी नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, जो आपका भावात्मक क्षेत्र होता है, ये आपके दिल और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। इसी में आपका मोटिवेशन, वैल्यू, एटीट्यूड यानी रुचि, प्रेरणा, मूल्य और दृष्टिकोण वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हो, सम्मान रखते हो, आपके अंदर कोई ईमानदारी वाला गुण है, तो वो सारा आपका कौन से डोमेन से आता है, अफेक्टिव, जो कि आपके दिल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कोई भी बच्चा टीचर का सम्मान कर रहा है, अपने दोस्त का सम्मान कर रहा है, और सम्मान करके वो कुछ सीख रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका भावात्मक लर्निंग है, भावात्मक अधिगम है। क्लियर? देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है साइकोमोटर डोमेन प्राइमरी कंसर्न। अभी मैंने आपको चीख के बताया कि जो आपका साइकोमोटर डोमेन होता है वो किससे संबंधित होता है, आपके मांसपेशियों से। मांसपेशियों का मतलब आपके शारीरिक कौशल से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे इसमें आप लोग यूज करते हो ना दोस्तों, देखो साइकोमोटर आखिर नाम कैसे पड़ा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। साइकोमोटर आखिर इसका नाम कैसे पड़ा बता देता हूँ आप लोग को। देखो साइको और मोटर, तो ये आपका 2 चीज़ से मिलके बना है। किस चीज़ से, एक आपका माइंड, साइको मतलब माइंड, और मोटर मतलब क्या होता है, मूवमेंट। अब बताओ जो आपके अंदर मूवमेंट होता है, जो आप लिख पा रहे हो, कैसे पा रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में मस्कुलर एक्शन हो रहा है। जैसे चित्र बनाना, लिखना, प्रयोगशाला में आप कोई भी काम कर रहे हो, खेल कर रहे हो, हस्तकला, ये सब क्या है, ये सारा आपके साइकोमोटर यानी आपके हाथ का कमाल है।
ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका साइकोमोटर होता है इसमें हाथ और दिमाग दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो साइकोमोटर किससे जुड़ा होता है, तो आपके मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग बोलोगे हाँ सर। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग लैब जाते होगे, प्रयोग करते होगे, तो किसकी वजह से कर पा रहे हो, साइकोमोटर की वजह से। चलो 11 बताओ। स्टूडेंट विल क्लासीफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट अलाइन टू, बताइए। विद्यार्थी आवास के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण करेंगे, संबंधित है, बताइए। अभी मैंने आपको समझाया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो जवाब। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी आप लोगों को पहला बताया था ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान। तो मैंने आपको ज्ञान दिया कि आज आपका मैराथन क्लास होने वाला है, आप लोग बोले यस सर, ठीक है। मैंने आपको फिर ज्ञान दिया, दे रहा हूँ अभी। तो ये क्या हुआ, आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ, आपके अंदर समझ का विकास हो रहा है, ठीक है। फिर आप इसको अपने लाइफ में यूज करोगे तो ये हो गया आपका अप्लीकेशन, ठीक है। चौथा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, चौथा जो होता है आपका विश्लेषण यानी एनालाइजिंग। ये क्या होता है आपका एनालाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको जो मैंने पढ़ाया उसको आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज तोड़ दोगे। जैसे अरे सर अभी जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है ये आपका टीचिंग से था, दूसरा क्वेश्चन लर्निंग से था, तीसरा क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग से था। तो आप लोग हमेशा मैंने बताया जो आपका एनालाइजिंग होता है इसका मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु को टुकड़ों में बांट कर पढ़ना, टुकड़ों में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल। और फिर पांचवा क्या होता है आपका सिंथेसिस, जिसमें आप लोग जोड़ देते हो और फिर आपका मूल्यांकन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टूडेंट विल क्लासीफाई एनिमल बेस्ड ऑन हैबिटेट। इसका मतलब है कि जो भी जंगल, जैसे कि मान के चलो आपके जानवर हैं, जैसे कि मान के चलिए एनिमल है तो आपका एनिमल है। तो अब एनिमल भी तो बहुत तरह का होगा ना दोस्तों। एक एनिमल होगा जो आपका उड़ता होगा, जो आपका क्या होगा, फ्लाई करता होगा। एक एनिमल ऐसा होगा जो आपका ज़मीन पे रहता होगा। एक एनिमल ऐसा होगा जो आपका कहाँ रहता होगा, पानी में रहता होगा। यहाँ पे तो वही पूछ रहा है ना, वर्गीकरण में, ठीक है। तो जानवरों को भूमि जलवायु वर्ग में बांटना ही क्या है आपका, आपका क्लासिफिकेशन है। और ये किसके आधार पर होगा, तो ये आपका विश्लेषण के स्तर पर होता है, ऑप्शन सी, जिसमें आप टुकड़ों में बांट देते हो, ठीक है। ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है, विश्लेषणात्मक सोच को दर्शाता है, ठीक है। इसमें आप लोग तुलना करते हो, विभाजन करते हो, आधार तय करते हो। आखिर आपने आधार तय किया ना कि जो उड़ रहा है, जो आपका उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, जो आपका ज़मीन पे रह रहा है, जो आपका पानी में रह रहा है, किया ना आप लोगों ने। वायु में रह रहा है तो बर्ड हो जाएगा, पानी में जैसे फिश वगैरह रहता है, क्रोकोडाइल वगैरह रहता है। तो किया कि नहीं किया आप लोग, तो आप लोग बोलोगे हाँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, क्लासीफाई किया होगा, फिर आपने डिस्टिंग्विश किया, फिर आपने कैटेगराइज किया और फिर आपने कंपेयर किया। चलिए 12 बता दीजिए, 12 बताइए। ये तो अभी बता दिया था, करेक्ट ओरिजिनल कॉग्निटिव सीक्वेंस, ये आपके बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। कब दिया था, 1956 में दिया था, ठीक है। इसके 6 चरण हैं, और वो 6 चरण क्या क्या है बताइए। तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे जो इसका 6 चरण है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और आपका मूल्यांकन। क्लियर हो गया, आप लोग बोलोगे हाँ सर। चलिए 13 बताइए, कह रहा है प्रोजेक्ट मेथड इज ग्राउंडेड इन, बताइए। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो कहाँ पे आपका ग्राउंड किया जाता है, बताइए। प्रोजेक्ट विधि आधारित है। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताओ, ये जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग बोलोगे जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है सर ये आपका WH किलपैट्रिक के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया, तो आप लोग बोलोगे WH किलपैट्रिक के द्वारा आपका प्रोजेक्ट मेथड तैयार किया गया है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये किसके ऊपर आधारित है, तो आप लोग बोलोगे लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है। किस पे आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है। और लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है, तो आप लोग बोल देना जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया आपका, जॉन डीवी ने दिया है। बोलो याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया, किलपैट्रिक ने दिया। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, तो आपका जॉन डीवी ने दिया, ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको प्लांट लगाना है। आपको क्या लगाना है, प्लांट लगाना है, ठीक है। और आपके स्कूल के गार्डन में लगाना है और 20 प्लांट लगाना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग टीम बनाओगे, टीम बना के आप लोग प्लांट लगाओगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग करोगे, पौधा लगाओगे तो आप लोग करोगे ना खुद से, तो करके सीखोगे। तो इसी को हम लोग प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर सामाजिकता आता है। अगर आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपके अंदर सामाजिकता आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आपके अंदर जिम्मेदारी आता है कि आपको पौधा लगाना है, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, रचनात्मकता आएगा,
ठीक है, ये इसी वजह से करवाया जाता है ताकि आपके अंदर एक्सपीरियंस आए, आपके अंदर सहयोग का भावना है, आपके अंदर गतिविधि, यानी जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपको मज़ा आता है, ताकि आप केवल रटने का काम ना करो। तो जो आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट मेथड क्यों करवाया जाता है, ताकि आप लोग रोट लर्निंग ना करो। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटना। और आपका जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये इसलिए भी करवाया जाता है ताकि अगर आपके वास्तविक जीवन में कोई भी समस्या आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं कि आप लोग पैनिक कर जाओ। ठीक है, इसलिए आपको रटना नहीं है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, कह रहा है साइलेंट रीडिंग नहीं, नोट डिक्टेशन नहीं, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग एंड कॉपरेशन। 14 बताइए, कह रहा है सुकरात मेथड चीफली यूजेज, बताइए सुकरात मेथड किस में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये बात बताइए कि जो आपका सुकरात मेथड है ये कैसा मेथड दिया था। तो इन्होंने आपका क्वेश्चन एंड आंसर वाला मेथड दिया था। क्या दिया था, क्वेश्चन एंड आंसर वाला मेथड दिया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा वाई डू वी नीड रूल इन स्कूल, मैंने आपसे पूछा विद्यालय में नियम क्यों जरूरी है, तो आप उस पर डिस्कस करोगे और आप ही मुझे रिजल्ट बताओगे। आप इस पर क्या करोगे, चर्चा करोगे और मुझे फिर फाइनल रिजल्ट बताओगे कि स्कूल क्यों जरूरी है। तो इससे क्या हो गया, मुझे आपको स्कूल का महत्व समझाना था, तो मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा और आप खुद उसका जवाब दिए, तो खुद आप समझ गए। तो टीचर इसमें क्या करता है, आपको हेल्प करता है। टीचर आपको इसमें प्रोत्साहित करने का काम करता है। जो आपका क्वेश्चन आंसर मेथड होता है इसमें टीचर क्या करता है, आपको प्रोत्साहित करता है। आपको निष्कर्ष कौन देगा, टीचर या खुद, तो आप स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचोगे। टीचर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प नहीं करेगा, आपको ओन कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुकरात मेथड क्लासीफाई यूजेज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन एंड डायलॉग। ठीक है, इसी को हम लोग प्रश्नोत्तर विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जो आपका ये मेथड है सुकरात मेथड, ये हम लोग क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था सुकरात, उन्हीं के नाम पर ये आधारित है, सुकरात मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताइए, फ्लिप्ड क्लासरूम एम्फेसाइजेस, बताइए फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। तो दोस्तों देखो, जो आपका फ्लिप्ड क्लासरूम होता है इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताता हूँ फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में होता ही है ना कि मान लो मैंने आपको कुछ वीडियो दिया, मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको वीडियो दिया, और इस वीडियो को मैं क्या बोलूँगा कि इस वीडियो को बच्चों आप घर पे जाके देख लेना। आप इस वीडियो को क्या किए, घर पे जाके देख लिए। उसके बाद में आप लोगों को क्लास में जब आओगे तो अब मैं आप लोगों से उस वीडियो को देख लियो आप, तो अब मैं आप लोगों से क्या करूँगा, उसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा, उसी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ दूंगा, और उसी टॉपिक पर आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि मैं आपको वीडियो दूंगा, आप घर पे उस वीडियो को देख लिए। अब मैं जब आप क्लास आओगे तो मैं आपको उसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा, उसी टॉपिक पे आपके समस्या समाधान दूंगा और आपको परियोजना यानी प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, इसमें जो टीचर होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम में, टीचर एज अ गाइड के रूप में आपका हेल्प करता है, ना कि आपका फैसिलिटेटर के तौर पर। ठीक है, ये आपके समझ और सहभागिता को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको वाटर साइकिल का वीडियो बोला घर पे देखने के लिए, और अब आप जब क्लास में आए तो मैं बोला कि चलो वाटर साइकिल बना के दिखाओ, या मैंने आपको रंगोली बनाने के लिए स्कूल में बोला था तो मैं आपको वीडियो भेजा कि ऐसा ही रंगोली मुझे चाहिए। जब आप स्कूल आए तो मैं आपको बोला कि रंगोली बनाओ, तो इसमें आपको वीडियो पहले मिल जाएगा और आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और उसका व्याख्यान क्लास में आके करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका होम लेक्चर्स इन क्लास एक्टिविटी। ठीक है, घर पर आपको उसको देखना है और क्लास में आपको गतिविधि को आपको प्रेजेंट करना है। चलिए, कह रहा है लेक्चर मेथड की स्ट्रेंथ, बताइए जो आपका व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या होता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका व्याख्यान विधि होता है इसका मेन विशेषता यही होता है कि ये आपके बड़े समूह को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, यानी जितने भी बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए आपका लेक्चर मेथड यानी व्याख्या विधि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो आपका बड़े बच्चे होते हैं उनको अब आप ABCD पढ़ाओगे तो नहीं अच्छा लगता है ना। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आपको तुरंत समझाना होता है और ईजिली समझाना होता है, थोड़ा बहुत 4-5 एग्जाम्पल देके, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पर आप 20 घंटा लगा रहे हो। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, जो आपका व्याख्यान विधि होता है ये क्या होता है, इसमें विद्यार्थी अधिक होते हैं और समय कम होता है। ठीक है, समझ में आया। जो आपका व्याख्यान विधि होता है ये आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी नए सब्जेक्ट को तुरंत स्टार्ट करो और उसको खत्म कर पाओ। इसमें जो स्टूडेंट होता है कैसा लर्नर होता है, तो आप लोग बोलोगे पैसिव लर्नर होता है। अभी आप लोग क्या हो, पैसिव लर्नर हो, निष्क्रिय श्रोता हो। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग बोलोगे हाँ सर।
जैसे कि मुझे मान लो बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है व्याख्या विधि से, 60 बच्चे हैं तो मैं आप लोग को थ्योरी समझा दूंगा, बस काम खत्म, समय का बचत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। लेक्चर मेथड क्या छोटे बच्चों के लिए होता है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग डेवलप, बताइए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या डेवलप करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका समस्या आधारित अधिगम होता है ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। जब कभी भी आपके वास्तविक जीवन में कोई भी समस्या आएगा तो अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को किए रहोगे तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उससे डील कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीज़ के एक्सपर्ट हो चुके होगे। आपके दिमाग में तर्क, आपके दिमाग में सृजनशीलता, आपके दिमाग में समूह कार्य, ये सारा चीज़ का स्किल क्या हो चुका होगा? डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोला कि आप लोग स्कूल में हो, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, स्कूल का प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा स्कूल में आ रहा है, तो आपको मैं बोला कि इसका सोल्यूशन ढूंढो, तो आप उस पर सोचोगे, योजना बनाओगे, प्लान बनाओगे, अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे। ठीक है, ये क्या है? तो आपके अंदर एक कला आ जाएगा ना कि कोई भी प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, हर प्रॉब्लम का क्या है? सोल्यूशन है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 18 बताइए, कह रहा है ए मेजर लिमिटेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज, बताइए प्रदर्शन विधि की प्रमुख क्या सीमा है? दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका प्रदर्शन विधि होता है इसका सबसे जो आपका डिसएडवांटेज है, मेजर लिमिटेशन है, वो ये है कि इसमें संसाधन अधिक चाहिए। ठीक है, जैसे आप समझो, मान लो मुझे अभी अपना फेस दिखा के पढ़ाना होगा तो मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर एक स्टूडियो चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो संसाधन अधिक चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग बोलोगे हाँ। इसमें तकनीक भी चाहिए, मशीन चलाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। कह रहा है रिसोर्स है भी चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन विधि होता है इसमें आपको जगह चाहिए, ठीक है, सामग्री चाहिए, तब तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करोगे। मान लो मुझे सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो मेरे पास सब चीज़ होना चाहिए, तभी तो पढ़ाएंगे, तभी तो हम लोग प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे। आप लोग बोलोगे हाँ सर ये चीज़ तो होता है। जैसे मान के चलो, एक और एग्जांपल देते हैं, चलो जैसे मान लो आपको बच्चों को इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ाना है कि कैसे तुम्हारा बल्ब जलता है, तो अगर आपको करके पढ़ाना होगा तो आप क्या करोगे? आपको तार चाहिए, आपको बैटरी चाहिए, आपको बल्ब चाहिए, तो सोचो आपको क्या हो गया? आपको 3 संसाधन चाहिए या नहीं चाहिए? तभी तो आप करोगे डेमोन्स्ट्रेशन। तो व्याख्यान विधि जो आपका प्रदर्शन विधि होता है इसका यही डिसएडवांटेज है। बताइए दोस्तों 19 कीजिए, ए लेसन प्लान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बताइए। दोस्तों देखो, जो आपका लेसन प्लान होता है ना, अगर हम लोग बात करें लेसन प्लान के बारे में, तो लेसन प्लान जो होता है ये आपका डेली का रोड मैप होता है। जो आपका लेसन प्लान होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका डेली का रोड मैप होता है। ये क्या होता है? आपका डेली का रोड मैप होता है। ठीक है, यानी जो शिक्षक है वो पूरे दिन क्या करेगा उसका क्या है? आपका रोड मैप है। जो आपका लेसन प्लान होता है इसमें ये होता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जब बच्चा पढ़ लेगा, आप पढ़ा लोगे, तो बच्चों का आप मूल्यांकन कैसे करोगे? व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू डू चेकिंग। ठीक है, जो आपका लेसन प्लान होता है इसके अंदर उद्देश्य, सामग्री और मूल्यांकन सारा कुछ शामिल होता है। मतलब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उससे उस बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ बच्चा कर लेगा, कितना स्टेप में पढ़ाओगे और बच्चों का मूल्यांकन कैसे करोगे। ये टीचर को संगठित और आत्मविश्वासी बनाता है, ताकि टीचर जैसे प्लान करके आएगा तो उसको क्लास में बोरियत नहीं होगा। समझ में आया? आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो देखो कह रहा है स्टूडेंट डायरी नहीं, फीस शेड्यूल नहीं, रिपोर्ट कार्ड नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। टीचर का क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 बताइए, कह रहा है हर्बर्टियन स्टेप्स इंक्लूड। तो दोस्तों देखो, जो आपका हर्बर्टियन थे इनका 5 स्टेप था। इनका 5 स्टेप था लेसन प्लान बनाने का। पहला क्या था? पहला प्रिपरेशन। पहला क्या था आपका? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि बच्चों को आप जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उससे आप क्या करोगे? लिंक करोगे। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? अब आप पूर्व ज्ञान को चेक कर लिए तो अब आप न्यू ज्ञान दो। ठीक है, जैसे बच्चा को जानता था कि आम जो होता है बहुत मीठा लगता है, आम जो है पकने के बाद हरा से पीला हो जाता है, तो इतना बात बच्चा जानता था, तो आप नया ऐड कर दो, आम फलों का राजा है, बोल दो आप, गर्मी के टाइम होता है। 4 फैक्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन में मतलब क्या होता है आपका दोस्तों, कि जो आपका पहले का ज्ञान था और जो अभी का ज्ञान है उससे आप क्या कर रहे हो? लिंक कर रहे हो। ठीक है, फिर आपका होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, ठीक है, इसमें आप लोग क्या करते हो? उसी प्रिंसिपल को यूज करना सीखते हो। और फिर होता है आपका एप्लीकेशन, जिसका यूज आप लोग रियल लाइफ में करते हो। तो यही 5 चरण था आपका हर्बर्टियन का।
था या नहीं था? आप लोग बोलोगे हाँ सर यही था। ठीक है, तो बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 चरण कौन कौन सा था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जब ग्रामर पढ़ते थे, टेंस वगैरह पढ़ते थे, तो क्या होता था टेंस वगैरह में? टीचर अगर आपको मान लो व्याकरण पढ़ाता था, टेंस पढ़ाता था, तो सबसे पहले ओल्ड रूल को क्या करता था? आपको दोहराता था। ये चीज़ पढ़ाए थे, ये चीज़ पढ़ाए थे। ओल्ड रूल को पढ़ाने के बाद ओल्ड रूल आपको दोहरा देता था, रिवाइज करवा देता था, फिर आपको न्यू रूल समझाता था। क्या करता था? आपको न्यू रूल समझाता था। फिर आपको क्या देता था? एग्जाम्पल देता था। फिर आपको क्या करता था? डेफिनेशन लिखवाता था। और फिर लास्ट में आप क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो प्रिपरेशन मतलब क्या हो गया? आपको जो भी आप ओल्ड में पढ़े थे वो आपको समझाया। जैसे आपको टेंस पढ़ाया तो बताया होगा ना कि टेंस में आपने क्या क्या पढ़ा था, उसका नियम आपको दोहराया। फिर आपको प्रेजेंटेशन यानी नया नियम समझाया। फिर आपको कंपैरिजन यानी उदाहरण दिया। फिर आपका जनरलाइजेशन यानी परिभाषा लिखवाया। और एप्लीकेशन फिर से आप क्या करोगे? उससे आप प्रयोग में करोगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एरर वगैरह फाइंड करोगे। ठीक है, 21 बताइए, कह रहा है आरसीएम मॉडल फोकस ऑन। सबसे पहले बताओ आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। क्या होता है आपका आरसीएम का फुल फॉर्म? ये होता है आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये आपका एजुकेशन, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, और ये कहाँ पे? आपका बड़ौदा में है। तो ये है आपका आरसीएम का फुल फॉर्म। आरसीएम जो है ये किस तकनीक पे आधारित है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। किस पे आधारित है? ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, जैसे कि मान के चलिए मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है? मुझे मान के चलो आप लोगों को एरिया निकालने पढ़ाना है। मुझे मान लो एरिया पढ़ाना है। ठीक है, एरिया निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या जांचूंगा कि आप लोगों को ये पहचानने आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, आपको ये आकार पहचानने आ रहा है कि नहीं, ये पहचानने आ रहा है कि नहीं। तभी तो मैं बताऊंगा कि ये आपका ट्रायंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो जो एंट्री बिहेवियर होता है उसको जांचा जाता है इसमें, कि स्टूडेंट पहले से क्या जानता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपके अधिगम का जांच होता है और उसमें आपको हेल्प किया जाता है ताकि आप उसको क्या कर सको? सुधार कर सको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें आपके एंट्री बिहेवियर का मतलब क्या हुआ बताइए? कि स्टूडेंट क्या जानता है। प्रोसेस मतलब क्या होगा? आपका लर्निंग एक्टिविटी। और आउटकम्स क्या हो गया? कि आप क्या रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, और उस अधिगम के आधार पर, उस अधिगम के जांच के आधार पर आपके अंदर सुधार लाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका प्रवेश व्यवहार होता है। आरसीएम का फुल फॉर्म बता दिया आपको, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जो कि कहाँ पे आपका, जो किसके द्वारा बनाया गया था बताइए? ये आप लोग जरूर बताइएगा। बड़ौदा द्वारा, बड़ौदा। ठीक है, चलिए 22 बताइए। सेट इंडक्शन एम टू। दोस्तों देखना, जो आपका सेट इंडक्शन होता है इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना और पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, सेट इंडक्शन जो होता है ये आपका पहला चरण होता है। सेट इंडक्शन क्या होता है? आपका पहला चरण होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो शिक्षक होता है कहानी, चित्र या प्रश्न से क्या करता है? बच्चों के अंदर रुचि जगाता है सेट इंडक्शन से। ठीक है, ये विद्यार्थियों का मस्तिष्क विषय के लिए क्या कर देता है? तैयार कर देता है। जैसे मान लो मुझे आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा? अर्थ दिखाऊंगा, मैं आपको सन दिखाऊंगा, मैं आपको वीनस दिखाऊंगा। तो ये क्या होगा? इस चित्र वगैरह को देख के आप नया चैप्टर पढ़ने के लिए आपका दिमाग क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। जो आपका सेट इंडक्शन होता है ये आपके पुराने और नए अधिगम के बीच का पुल का काम करता है। जो आपका ओल्ड नॉलेज है, और जो आपका न्यू नॉलेज है, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। कौन करता है ब्रिज का काम? तो आप लोग बोल देना ब्रिज का काम करता है आपका सेट इंडक्शन। ठीक है, याद रहेगा? आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो कह रहा है सेट इंडक्शन एम टू चेक फीस। ठीक है, बताइए फीस के लिए नहीं, गिव होमवर्क ओनली नहीं, कंडक्ट वाइवा नहीं। ऑप्शन ए गेन अटेंशन एंड लिंक पीरियड नॉलेज। ध्यान आकर्षित कैसे करोगे? कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से टीचर ऐसा करता है, और यह आपका पहला चरण होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, हमारा EMRS का कंप्लीट पैकेज है 499 का। इसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाएंगे, केस स्टडी पढ़ाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है 50 टेस्ट वाला जिसका कॉस्ट है 189, वो आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। और आपको क्लास
नोट्स भी इसमें फ्री में मिल जाएगा। किसका किसका? टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, केस स्टडी, कंप्यूटर, टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स, ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा 499 में, यानी आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। साथ में आपको 1200 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे जो मैं आपको 5000 क्वेश्चन करवाऊंगा उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को देख ही रहा हूँ, मैं डे बाय डे आप लोगों को करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्लान फर्स्ट है। अगर किसी को केवल टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी और केस स्टडी का थ्योरी बैच चाहिए तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका कॉस्ट है 389 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर हम लोगों से पढ़ना है तो आपका इसका कॉस्ट है 289 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको केवल और केवल 50 टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसका कॉस्ट है 189। अगर आपको कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो 189, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर का शेड्यूल है लाइव क्लास का। आपका 22 तारीख से आपका कंप्यूटर का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। 23 को कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 2 दिन, कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका 2 दिन। 27 तारीख को मेमोरी होगा, 28 को आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से आपका जो कंप्यूटर का क्लास हो जाएगा वो आपका 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आपका एनईपी वाले सेक्शन का। तो देखो दोस्तों, ये क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका 19 अक्टूबर से। आपका एनईपी 2020 जो है ये कब कंप्लीट हो जाएगा? 29 अक्टूबर को आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ थ्योरी से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ थ्योरी से भी जुड़ सकते हो। तो अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हो तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको 499 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसका कॉस्ट 189 है। आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स मिल जाएगा और साथ में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा जिसका आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो आपको जो भी प्लान चाहिए होगा आप मैसेज कर दीजिएगा। और ये आपका टेस्ट सीरीज वाला प्लान है जो कि तो हर बच्चे के पास होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप टेस्ट देते हो तो समझो लास्ट तक अगर 50 टेस्ट सीरीज है, अभी आपके पास कितना दिन है? 55 दिन है। अगर आप पर डे एक एक टेस्ट दोगे तो एग्जाम जाने तक आप कितना क्वेश्चन कर लोगे? एक टेस्ट में आपका कितना रहेगा? तो एक टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। एक टेस्ट में आपका कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 गुना 100 आप 5000 क्वेश्चन करके जाओगे। और यही आपका खोजता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी और खास करके ये केस स्टडी, ठीक है। जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे, ये आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है। तो अगर आपको ये सारा चीज़ चाहिए तो आप बस मैसेज कर देना 9430851094 पे। आपको हमारे लाइव क्लास में पेमेंट के बाद लिंक भेजा जाएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों, ये बीच बीच में एक आध बार ऐड आएगा इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वो कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं। तो आप लोग सारे लोग समझदार हो, आप लोग बस क्या कीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। 2 मिनट आपका स्किप करने से आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस एक बार आप समझ गए उसके बाद आप स्किप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों का ना टाइम लगता है समझने में, समझ रहे हो। 99% बच्चे तो समझ जाते हैं। हमें खुद अच्छा नहीं लगता है वीडियो के बीच में लगाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप क्या किया कीजिए, स्किप कर लिया कीजिए। बाकी आप हमारा मेहनत में अगर कहीं भी कोई कमी हो, हमारे पढ़ाने में कोई भी कमी हो, हमारे एफर्ट में कोई भी कमी हो तो आप उसको बोल सकते हो। ये सब आपका एक चैनल आपका पार्ट होता है। नंबर 23 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गुड लेसन ऑब्जेक्टिव यूज। देखो दोस्तों, जो आपका गुड लेसन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? आपका एक्शन वर्ब होता है, यानी दिखाई देने वाला। विद्यार्थियों का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? वो आपको दिखाई देता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपका एक्शन वर्ब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। माइक्रो टीचिंग से आ गया क्वेश्चन आपका। देखो, सबसे पहले समझो, जो आपका माइक्रो टीचिंग है ना, ये माइक्रो टीचिंग का खोज किसने किया था, किसने बनाया था आपका माइक्रो टीचिंग? तो आप बोलोगे DWLN। ये विश्व लेवल पे। भारत में कौन? DD तिवारी। भारत में कौन? DD तिवारी। मैंने आप लोग को चीख के समझाया कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये आपका कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। माइक्रो टीचिंग में आपका कितना चरण होता है? 6 चरण होता है। वो 6 चरण कौन कौन सा है? तो आप लोग बोल दोगे प्लान। जो आप घर पे प्लान बनाते हो, लेसन प्लान, क्या इसके लिए कोई टाइम मिलता है? नहीं। दूसरा आप लोग क्या बोलोगे? तो दूसरा आप लोग बोलोगे इसमें आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो क्या हो गया? टीच। कितना मिनट? 6 मिनट, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया? जब आप बच्चों को पढ़ा लोगे तो आप बच्चों से क्या लोगे? फीडबैक लोगे। कितना मिनट? 6 मिनट, ठीक है। अब आप फीडबैक लेने के बाद बच्चा बोला कि आपको उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? रीप्लान बनाओगे।
कहाँ पे? क्लास में ही 12 मिनट। फिर आप क्या करोगे? रीप्लान लेने के बाद रीटीच करोगे। क्या करोगे आप? रीटीच करोगे, रीटीच। इसके लिए कितना मिनट? 6 मिनट। फिर क्या करोगे आप? रीफीडबैक लोगे बच्चों से कि कैसा आपने पढ़ाया। कितना मिनट? 6 मिनट। तो कुल मिला के आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। ठीक है। DW एलन ने जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये कहाँ पे दिया था? तो आप लोग बोल देना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे आपका? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और कौन से वर्ष? कौन से वर्ष बताओ? 1967 में। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये आपका छोटे शिक्षण का क्या है? अभ्यास है। इसमें आप एक कौशल यानी वन स्किल एट ए टाइम सीख सकते हो। याद रखना, एक समय में आप एक ही कौशल को सीख सकते हो। जैसे कि प्रश्न पूछने का कौशल, तो आप एक टाइम में एक ही कौशल को सीख सकते हो। ये आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, यानी जो बच्चा लोग होता है ना क्लास में, उस बच्चा का क्या होता है? स्मॉल क्लास होता है, यानी मुश्किल से 8 से 10 बच्चा होगा, यानी आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, यानी नियंत्रित वातावरण में होता है। ठीक है। इसमें जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। ये इसलिए करवाया जाता है शिक्षण वाला माइक्रो टीचिंग, ताकि आपको अभ्यास हो सके पढ़ाने का, आपका प्रतिक्रिया लेने का आपको अभ्यास हो, साथ में आपका कौशल का इंप्रूवमेंट हो। मान लो आप बहुत अच्छा पढ़ाने में जानते हो, लेकिन मान लो आप EMRS में टीचर बन गए, BPSC में आप टीचर बन गए। ठीक है। BPSC का जो एग्ज़ाम होता है, और आप गए पढ़ाने के लिए, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन आप पढ़ाते वक्त आपका हाथ थरथरा रहा है। तो ये सब क्यों होता है? तो ये सारा चीज़ आपका दूर होगा माइक्रो टीचिंग से। ठीक है। इसमें आपको ब्लैक बोर्ड स्किल आप सीखते हो, ये सब कुछ आप इसी में सीखते हो। तो कह रहा है माइक्रो टीचिंग मैग्नीफाइसेस। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? तो माइक्रो टीचिंग जो होता है ये आपका सिंगल स्किल अंडर कंट्रोल सेटिंग, मैंने आपको बताया था, यानी एक कौशल, एक स्किल आप एक टाइम पे सीखते हो, और ये आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, यानी बच्चा लोग क्या होता है यहाँ पे फिक्स होता है 5 से 6 बच्चा। टिपिकल माइक्रो टीचिंग पीपल साइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इसके अंदर बच्चों का संख्या होता है वो क्या होता है? मुश्किल से 5 से 10 होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसमें 5 से 10 विद्यार्थियों का क्या होता है? छोटा समूह होता है, ताकि टीचर के ऊपर क्या हो? दबाव कम हो। इससे क्या होता है? जो टीचर है, जो छोटा समूह रहेगा तो उसका आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हो, और जो भी आपके अंदर कमी है उसको आप सुधार कर सकते हो। क्योंकि ये आपका एक क्या है? ये आपका एक टीचिंग स्किल का क्लास होता है, इसी वजह से बच्चे भी क्या होते हैं? कम होते हैं। और ये इस वजह से करवाया जाता है माइक्रो टीचिंग, ताकि जब आप रियल क्लास जाओ, जहाँ पे आपके 40-50 बच्चे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिफोर रियल क्लास। वास्तविक कक्षा से पहले आपका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कौन? आपका माइक्रो टीचिंग। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है रेनफोर्समेंट स्किल इंक्लूड। जैसे दोस्तों मैं आप लोग का तारीफ करूं कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, तो आप लोग खुश होंगे या नहीं होंगे? आप लोग बोलोगे हाँ सर खुश होंगे। तो जो आपका रेनफोर्समेंट स्किल होता है, इसमें क्या होता है? जब आपका विद्यार्थी सही उत्तर दे तो आप उसको क्या करो? प्रेज करो, वाह बहुत अच्छा, स्माइल करो, गुड बच्चा, क्लास से बोलो, किसके लिए ताली बजाओ। ये इस वजह से होता है ना, ताकि क्या हो? जो बच्चा अगली बार वो फिर से जवाब दे, बच्चों को मोटिवेशन मिले, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बच्चा के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लोग को अगर आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है तो कैसे दोगे? मुस्कुराकर, शाबाश बेटा, सिर हिलाकर। ठीक है। तो यही आपका रेनफोर्समेंट होता है। इससे बच्चा का क्या होता है? बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ठीक है। और ये कब करते हैं हम लोग? जब विद्यार्थी सही जवाब देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रशंसा, सिर हिलाना। ठीक है। ये सारा चीज़ आपका रेनफोर्समेंट स्किल के अंदर आ जाता है। ठीक है। चलिए, कह रहा है इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस ब्रेक कंटेंट। भाई बताइए, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस में आपका कंटेंट कैसे ब्रेक होता है? तो देखो दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस में जो आपका कंटेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल यूनिट में बांट देते हैं। यानी जो भी आपका पढ़ना, जो भी आपका पाठ्य वस्तु है, यानी जैसे अभी आपका शिक्षण कला का सिलेबस है, तो इसको अभी हमने क्या किया है? टॉपिक वाइज टॉपिक को क्या कर दिया? बांट दिया है। चैप्टर 5 पे हैं अभी हम लोग। ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप लोगों को सीखने में मज़ा आएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। ठीक है। इससे क्या होता है? जो भी हमारा आवश्यकता है वो पूरा होता है। ठीक है। और हमारा आवश्यकता यही तो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 में 30 आए, एक नंबर भी ना कटे। आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा? तो ये होता है आपका प्री कोर्स सब स्किल सीक्वेंसेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 28 बताइए, माइक्रो टीचिंग साइकिल स्टार्ट विथ। बताइए। तो आप लोग जानते हो कि जो आपका माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होता है माइक्रो टीचिंग का, वो किससे होता है? आपका प्लान से। और ख़त्म किस पे होता है? रीफीडबैक पे। इसके लिए कोई टाइम मिलता है? नहीं मिलता है। प्लान बताया था ना आप लोग को, इसका 6 चरण याद है? प्लान, टीच, फीडबैक,
रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। 6 चरण हो गया, 3 3 6। समावेशी कक्षा बढ़ावा देती है। दोस्तों देखो, जो आपका समावेशी कक्षा है इसका मतलब ये होता है कि आप इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हो, आप समानता और विविधता को समान दे रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर 6 पे आ चुके हैं, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा बढ़ावा देती है। दोस्तों याद रखना, जो आपका समावेशी कक्षा होता है इसमें आप लोग क्या किस चीज़ को प्रमोट करते हो? समानता को, इक्वालिटी को, डाइवर्सिटी को। जैसे मान के चलो आपके क्लास में कोई पंजाब से बच्चा आ जाए, कोई बच्चा तमिलनाडु का आ जाए, कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट का आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप सबको चिढ़ाने लगोगे, आप सबको क्या करोगे? सबको रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो दिव्यांग है, जो सुन नहीं सकता मान लो, तो आप उसको क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, आप उससे इशारा में बात करोगे, लिख के बात करोगे। इससे क्या होता है? आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये आपका समावेशी कक्षा का लक्षण है, जिसमें आपका समान बच्चा भी और कोई बच्चा आपका मान के चलो हियरिंग इम्पेयर्ड है, यानी सुन नहीं सकता है, वो भी आपके साथ पढ़ रहा है, इशारे से सीख रहा है। तो ये क्या है? आपका समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वो होता है जिसमें आप ना जाति देखते हो, ना धर्म देखते हो, ना पैसा देखते हो। ठीक है, सारे लोग एक छत के नीचे पढ़ रहे होते हैं, यही आपका समावेशी शिक्षा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसमें आप इक्वल पार्टिसिपेशन को क्या करते हो? प्रमोट करते हो, सेग्रीगेशन नहीं। आप अलग थोड़ी कर रहे हो कि नहीं तुम पंजाब से हो तो तुम साथ नहीं पढ़ोगे, तुम लड़की हो तो तुम नहीं पढ़ोगे। जाति, धर्म, लिंग, किसी का भेदभाव आप नहीं करते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये क्या करता है? तो ये आपका भेदभाव, जो आपका समावेशी कक्षा होता है, ये क्या करता है? भेदभाव और अलगाव को क्या करता है? कम करता है। देखो दोस्तों, जब आप सारे धर्म के साथ पढ़ोगे, सारे आप गर्ल्स बॉयज सब साथ में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा चीज़ क्या है? आपका एक दूसरे के प्रति नफरत भी क्या होता है? मिटता है, क्योंकि वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। फिर आपको रियल में पता चलता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। ठीक है, चलिए 30 बताइए। पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट कैन बी क्रिएटेड थ्रू, बताइए। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको पॉजिटिव क्लासरूम बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? बताओ, क्या कह रहा है आपका ऑप्शन? क्या क्या है? कह रहा है रिस्पेक्ट, एम्पैथी, एजेंसी, कठोरता। अच्छा, आप बच्चों को डांट करके बनाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं, गलत। फिर क्या कह रहा है? बार बार डांटना, ये भी गलत। मतलब आप बार बार किसी बच्चे को डांट रहे हो, गलत। मौन, अगर कोई बच्चा चुप रहेगा या आप ही चुप रहोगे तो कैसे पॉजिटिव क्लासरूम बनेगा? देखो दोस्तों, जो आपका पॉजिटिव क्लाइमेट होता है क्लासरूम का, उसके अंदर 3 चीज़ होना चाहिए। पहला तो ट्रस्ट, विश्वास, कि हम इस क्लासरूम में क्या है? सेफ हैं। जो हमको पढ़ाया जाएगा वो सही पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग क्लास कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं आपको 30 में 30 टीचिंग एप्टीट्यूड में दिलवा दूंगा। सेफ्टी और आपका कॉपरेशन। ठीक है, और आपका कॉपरेशन। अगर ये 3 चीज़ है किसी क्लास में, तो वो क्लासरूम क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। चौथा चीज़ एक और होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हो और टीचर आपका रिस्पेक्ट कर रहा है। ये 2 तरफा प्रोसेस है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ और आप केवल रिस्पेक्ट करो। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और तीसरा चीज़, जो टीचर है वो अपने बच्चों का भावना समझे। ठीक है, शिक्षक का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का भावना और ज़रूरत को समझे। जैसे मैं अभी आप लोग को समझ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैराथन क्लास ज़रूरी है। ठीक है, और 5वां चीज़, जब कोई बच्चा अच्छा करे तो आप उसको क्या करो? प्रोत्साहित करो, उसका प्रशंसा करो, ताकि उसका अधिगम में क्या हो? रुचि बढ़े। समझ में आया? जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा 1 नंबर से फेल हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे मुझे पता है कि तुमने पूरा कोशिश किया, मुझे पता है तुमने पूरा कोशिश किया, लेकिन क्या करोगे? कभी कभी हो जाता है, अगली बार तुम्हारा हो जाएगा। तो ये करोगे तो अगला बार वो बच्चा और मेहनत करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रूटीन एंड रिचुअल्स इन ए क्लास हेल्प, बताइए। कक्षा की दिनचर्या और रीतियां सहायक होती है, किस लिए सहायक होती हैं? बताइए। तो दोस्तों देखिए, जो आपका क्या होता है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जो आपका रूटीन एंड रिचुअल्स होता है, जैसे देखो आप जैसे ही क्लास में गए और आप लोग क्या बोले? आप लोग बोले, क्लासरूम में टीचर आया और बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप लोग खड़े हुए और गुड मॉर्निंग टीचर को विश किए। फिर उसके बाद आपके अंदर एक रिचुअल आपने बना दिया कि जैसे गुड मॉर्निंग हो जाए, सारे बच्चों को शांत हो जाना है, आपको अब पढ़ाना है। तो आपने क्या किया? जैसे मान के चलो 10 बच्चे आपके सामने, मान लो 60 बच्चे हैं क्लासरूम में, आपने बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे उधर से बोले कि गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद बच्चा हल्ला कर रहे थे। फिर आपने रिचुअल बना दिया। फिर आपने क्या बना दिया? रिचुअल बना दिया, रीति बना दी कि जैसे ही बच्चों मैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बोलूँगा, आप लोग उधर से रिप्लाई करना गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद
क्लास कंटिन्यू होगा, कोई भी बच्चा जो है हल्ला नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे आपने बच्चों को समझा दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट बार जब आओगे तो आप बोलोगे बच्चों गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उधर से बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, और फिर बच्चे शांत होकर क्या करने के लिए बैठ जाएंगे, पढ़ने के लिए, ठीक है। यही क्या होता है, आपका रिचुअल एंड रूटीन होता है, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है डेली ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी को आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। याद रहेगा आपको, आप लोग बोलोगे हाँ सर। ये आपको हेल्प करता है क्लास के डिसिप्लिन को नेचुरली बनाने के लिए। आप किसी बच्चों को मार के नहीं बना सकते हो डिसिप्लिन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 32 करते हैं। कह रहा है सीटिंग अरेंजमेंट इम्पैक्ट, बैठने की व्यवस्था किस चीज़ को प्रभावित करती है। दोस्तों देखो, जब कभी भी आप साइंस लैब में जाते होगे तो इस टाइप से टेबल होता होगा। यहाँ पे आपके टीचर खड़े हो जाते होंगे, एक बच्चा इधर बच्चा है, यहाँ बच्चा है, टेबल के इधर बच्चा है, इधर बच्चा है, फिर आपका यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे बच्चा है, इधर बच्चा है, इधर बच्चा है, इधर बच्चा है, इधर बच्चा है, और ये आपका कौन है, ये आपका टीचर है। ये लाल वाला कौन है, आपका टीचर है, और ये सारे कौन है, स्टूडेंट। ये भी कौन है, स्टूडेंट, ये भी आपका स्टूडेंट है। और हम लोग कहाँ पे हैं, लैब में हैं। लैब में टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। लैब में टीचर क्या कर रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। तो ये टीचर है, और इधर भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है। तो देखो, इस बच्चे को भी सही से दिखेगा, 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 सबको सही से दिखेगा। तो आप खुद बताओ कि जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वो किसको प्रभावित करता है। अगर आप मान के चलो ऐसा वाला, यहाँ पे मान लो ये आपका क्लासरूम है मान लो, और बच्चे यहाँ पे एक बेंच ये लगा, एक बेंच ये लगा, एक बेंच ये लगा, एक बेंच ये लगा, और यहाँ पे कोई टीचर एक्सपेरिमेंट करेगा तो बच्चा को दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो वो बच्चा अधिगम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग साइंस लैब में कैसे बैठते हैं, तो साइंस लैब में हम लोग टेबल, ऐसे टेबल के किनारे किनारे से बैठते हैं, ठीक है। या कभी कभी हम लोग गोला में बैठते हैं, टीचर बीच में होता है ताकि सारे बच्चों को एकदम सेंटर में अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अधिगम का जो प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरेक्शन एंड विजिबिलिटी। अगर आप सही से बच्चों को नहीं बैठाओगे तो वो कहीं ना कहीं अधिगम पे क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। एक क्वालिटी टेक्स्ट बुक इंश्योर। दोस्तों देखो, जो आपका क्वालिटी टेक्स्ट बुक होता है ये किस चीज़ को इंश्योर करता है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, जो अभी आपका एक क्वालिटी टेक्स्ट बुक इंश्योर, जो भी आपका क्वालिटी टेक्स्ट बुक होता है वो क्या इंश्योर करेगा, एक क्वालिटी टेक्स्ट बुक इंश्योर। दोस्तों देखो, जो आपका क्वालिटी टेक्स्ट बुक होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा, सबसे पहला बात कि जो भी आपका किताब है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान्ड हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हो, वो प्लान्ड हो। दूसरा चीज़ ये इंश्योर करेगा कि उसका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्लियर हो, एग्जाम्पल हो उसके अंदर, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। चौथा चीज़, बच्चा का एज को देख के वो किताब बनाया जाएगा। यानी अगर क्लास 1 का किताब है तो अगर उसमें कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है, या हाथी के बारे में बताया जा रहा है, या बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, तो बहुत सारा चित्र यूज़ किया जाएगा ताकि बच्चा देखे तो उसको बहुत मज़ा आए। बोलो 1-2 में आप लोग थे तो आप लोग के बुक में अगर फोटो होता था तो मज़ा आता था या नहीं आता था, तो मज़ा आता था। लेकिन अगर आप लोग अगर आप कोई बुक जाते हो खरीदने के लिए, उसमें कुत्ता के बारे में आपको पढ़ना है, कुत्ता का फोटो देगा बड़ा बड़ा, तो आपको मज़ा आएगा क्या, नहीं। तो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए उसके अंदर ऐसा ऐसा बात होना चाहिए ताकि उस बुक को पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी आए बच्चों को, वैल्यू होना चाहिए, और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो वो प्लान्ड बुक होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अब बच्चा का एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए उसके अंदर, पिक्चर होना चाहिए, एक्टिविटी यानी गतिविधि होना चाहिए, वो बच्चों के क्यूरियोसिटी को बढ़ाए, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है ओवरलोडिंग कंटेंट, यानी सिलेबस कुछ है दे कुछ रहा है, गलत। नो विजुअल्स, नहीं, आपका ओनली केवल शब्दावली, गलत। आपका एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और एग्जाम्पल के आधार पर होना चाहिए, और सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे हम लोग का नोट्स है, आज इतने सारे स्टूडेंट को क्यों फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमने जो अपना नोट्स बनाया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, ये नहीं कि 1000 पेज का नोट्स दे दिए पढ़ो। 34 बताओ। कह रहे हैं लाइब्रेरी एक्सटेंड्स लर्निंग बाई।
पुस्तकालय अधिगम का विस्तार करता है। दोस्तों याद रखो, जो आपका पुस्तकालय है ये क्या करता है, आपको एक तरह से हेल्प करता है, आपको सहायक संसाधन प्रोवाइड करके, ठीक है। जो आपका पुस्तकालय होता है ये आपके ज्ञान का क्या है, विस्तार केंद्र है। जैसे मान लो आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट जानते हो, आप लाइब्रेरी जाओगे तो आपका महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान का विस्तार और होगा, ठीक है। जो भी आप क्लासरूम में सीखो उससे अगर आप लाइब्रेरी जाते हो उसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आपके ज्ञान में क्या होगा, विस्तार होगा। लाइब्रेरी के अंदर बुक होना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर मैगजीन होना चाहिए, और अभी आजकल जो न्यू लाइब्रेरी बन रहा है डिजिटल लाइब्रेरी, उसके अंदर आपका ई बुक वगैरह भी होना चाहिए, ई बुक जो आप लोग का PDF वगैरह होता है वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है, बहुत बार पूछा जाता है स्कूल लाइब्रेरी किस लिए होता है, तो स्कूल लाइब्रेरी इसी वजह से होता है ताकि आपके रीडिंग हैबिट को बढ़ाया जा सके। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के स्कूल के लाइब्रेरी में कहानी का किताब रहता था, चंपक वगैरह, ठीक है। वो किस लिए रहता था कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, और जब आप एक बार सेल्फ लर्निंग करने लगोगे तो आगे भी करोगे, ठीक है। तो आपको पढ़ने का आदत डालने के लिए स्कूल में लाइब्रेरी होता है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका एक्सेस टू रेफरेंस एंड डिजिटल क्लोज ड्यूरिंग स्टडी और गलत, लिमिटिंग सोर्सेज नहीं, आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, एक्सेस टू रेफरेंस एंड डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है। जो आपका लाइब्रेरी होता है ये क्या करता है, जो आपका लाइब्रेरी होता है ये आपका सहायक संसाधन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे संदर्भ और डिजिटल संसाधनों की पहुंच। टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट मस्ट बी विथ, बताइए टेक्स्ट बुक का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो आपका टेक्स्ट बुक का अलाइनमेंट होगा वो कैसा होगा, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से होगा। ऐसा बनाया जाएगा टेक्स्ट बुक ताकि जो भी उस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है वहाँ तक आपको वो पहुँचा पाए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आप बोलोगे हाँ सर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 बताइए, कह रहा है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हेल्प स्टूडेंट, बताइए। दोस्तों जो आपका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होता है ये, इसमें आपको इस बात को बताया जाता है कि आप कैटलॉग का यूज़ करके किसी भी बुक को कैसे खोज सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ गए, जैसे मान लो आपको साइंस का किताब खोजना है तो उसका कैटलॉग कार्ड होता है, उस कैटलॉग कार्ड से आप कैसे किताब को खोजोगे, ठीक है। चलिए 37 बताइए, अ प्रोफेशनल टीचर इज, बताइए। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बताइए अ प्रोफेशनल टीचर इज, प्रोफेशनल टीचर को कैसा होना चाहिए। दोस्तों देखो, जो आपका प्रोफेशनल टीचर है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो क्लास के बाद सोचे, क्लास के बाद वो क्या करे, सोचे, अपने शिक्षण पर वो विचार करे कि जैसे अभी मैं आप लोग का ये क्लास लूँगा तो मैं इस पर सोचूंगा कैसा मैंने पढ़ाया, क्या गलती मैंने पढ़ाया, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है दोस्तों जो हर दिन अपने पढ़ाने के स्टाइल में क्या करता है, सुधार करता है। एक अच्छा टीचर वही है जो हर दिन पढ़ता है, नया नया चीज़ जो भी आ रहा है उसको अपने अंदर डालता है, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, फीडबैक लेता है बच्चों से। अगर कुछ मान लो जैसे होता है ना कि हम लोग पढ़ाते हैं, इतने सारे बात को आपको बताते रहते हैं, कभी कभी गलत मुंह से कुछ निकल जाता है, मतलब होता है ना कि गलती से कुछ बोल देते हैं जबकि वो चीज़ नहीं बोलना था। तो जब आप लोग वो बताते हो कि सर देखो आपने वहाँ पे गलत पढ़ाया, जैसे मान लो मैं आपको रैम पढ़ाया तो रैम का मैंने फुल फॉर्म आपको गलती से कुछ और बता दिया, तो आप मुझे बताओगे तो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा कि अरे मेरा स्टूडेंट बता रहा है, स्टूडेंट इतना अच्छा से सुना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो जो अच्छा टीचर होता है वो क्या होता है, अपने शिक्षण पर विचार करता है, हर दिन उस पर सुधार करता है, फीडबैक लेता है बच्चों से, फ्लैक्सिबल रखता है मतलब, और ओपन माइंडेड होता है यानी खुला विचार का होता है, लचीला होता है यानी मतलब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपने व्यवहार में चेंजेस लाऊंगा, अपने तरीके में चेंजेस लाऊंगा। ये नहीं बोलूँगा कि अरे इतने बच्चों को तो समझ में आ गया, तुमको क्यों नहीं आया। रिजिड नहीं होता यानी हट्टी नहीं होता है, नहीं तुमको समझ में आया तो मत समझो, हम तो समझाएंगे ही नहीं तुमको अब, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा 37 का दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, ठीक है। ऑप्शन ए, आत्मचिंतनशील शिक्षक, ठीक है। क्लियर हो गया, आत्मचिंतनशील शिक्षक, ऑप्शन ए। 38 बताइए, नैतिक आचरण अपेक्षा करता है, बताइए नैतिक आचरण क्या करता है। तो दोस्तों देखो, जो आपका नैतिक आचरण होता है, जैसे दोस्तों जो टीचर होता है उसका क्या काम है, तो टीचर का काम ये है कि वो अगर कॉपी चेक कर रहा है तो वो निष्पक्ष रहे, ऐसा नहीं कि अपने फेवरेट स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दे रहा है और
जो उसका फेवरेट स्टूडेंट नहीं है उसको नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो आपका नैतिक आचरण होता है, इसका मतलब यही हुआ कि टीचर सभी बच्चों को सेम नंबर देगा उसके काम के ऊपर, उसने क्या लिखा हुआ है कॉपी पे। तो बताइए क्या जवाब होगा, बोलिए। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपनीयता व निष्पक्षता, ठीक है। ये टीचर का इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं कि टीचर किसी को बहुत ज़्यादा दे रहा है किसी को कम दे रहा है। टीचर ग्रोथ रिलाई ऑन, शिक्षक का विकास किस पर निर्भर करता है, बताइए। शिक्षक का विकास किस पर निर्भर करता है। कह रहा है अवॉइडिंग वर्कशॉप, नहीं। फिक्स मेथड, नहीं, मतलब एक टीचर एक ही मेथड से बार बार पढ़ा रहा, नहीं। आइसोलेशन, वो अलग अलग हो गया है सबसे, नहीं। शिक्षक का विकास जो होता है दोस्तों, इस पे डेवलप करता है कि जो शिक्षक है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। यानी उसका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ठीक है। क्या वो अधिगम लगातार कर रहा है या नहीं कर रहा है, डेली मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक अच्छा टीचर जब कभी भी विकास करता है तो इस बात पे भी विकास करता है कि उसका कंटेंट बाकियों से कितना बेहतर है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मेथड यूज कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वर्कशॉप जा रहा है या नहीं जा रहा है, वेबिनार कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब टीचर वर्कशॉप में अटेंड करता है, वेबिनार जाता है, ठीक है, पीर ऑब्जर्वेशन करता है, बच्चों से फीडबैक लेता है, तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमी है। और जब वो ये सब चीज़ करता है तो वो काफ़ी अच्छा डेवलप कर जाता है। तो किस पे डेवलप करेगा, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टिन्यूअस पीडी एंड फीडबैक। उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी बार बार ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर। और दूसरा चीज़, बच्चों से वो फीडबैक ले रहा है या नहीं ले रहा है। मान लो मैं आपसे फीडबैक ही नहीं लूँ तो बार बार जो गलती है वो करता रहूँगा तो आपको मज़ा थोड़ी आएगा। 40 बताओ, 40 बताओ। कह रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फेसाइजेस, अधिगम हेतु मूल्यांकन। बताइए, जो आपका अधिगम हेतु मूल्यांकन होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को पता है ना, असेसमेंट दो टाइप का होता है जनरली, आपका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट क्यों करते हो, तो असेसमेंट इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि बच्चे के अंदर अगर कुछ भी गलती हो गया तो उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग सुधार कर पाएँ, उसको हम लोग क्या करें, सुधार कर पाएँ, ठीक है। तो कह रहा है असेसमेंट केवल ग्रेड देने के लिए नहीं, सरप्राइज टेस्ट के लिए, डिटेंशन के लिए नहीं, ये हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको हम लोग सुधार कर पाएँ, ठीक है। समझ में आया। जैसे मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप अपना कॉपी दिखाओ, आपने अपना कॉपी दिखाया, आपने अच्छे से लिखा हुआ था लेकिन कहीं कहीं पे आपने जल्दी जल्दी लिख दिया था, तो मैं बोलूँगा कि अगली बार और अच्छे से लिख के आना, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा फीडबैक टू इम्प्रूव नेक्स्ट स्टेप, असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये बात करता है अगले चरण के सुधार हेतु, ठीक है। समेटिव असेसमेंट, तो मैंने बताया, देखो दोस्तों, जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है ये कब होता है, तो जब आपका शिक्षण पूरा हो जाता है, शिक्षण के पूरा होने के बाद आपका समेटिव असेसमेंट होता है। जैसे आपका बीएड का एग्जाम हुआ होगा, आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ होगा, 10th का एग्जाम हुआ होगा, ये क्या होता है, आपका समेटिव मूल्यांकन होता है। ये आपका शिक्षण पूरा होने के बाद होता है। जैसे आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आपको बीएड का डिग्री मिला है, ग्रेजुएशन का मिला हुआ है, 10th का मिला हुआ है। समेटिव असेसमेंट में कोई सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसको अगर आपको किया जाता है समेटिव असेसमेंट, तो आपका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, इसमें आपको ग्रेड और मार्क्स मिलता है, ना कि आपको सुधार का मौका, इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सर्टिफाई अचीवमेंट एट एंड। 42 बताइए, कह रहा है वैलिडिटी इन टेस्ट मीन। बताइए दोस्तों, जो आपका वैलिडिटी इन टेस्ट होता है वो क्या होता है, किसी परीक्षा में वैलिडिटी का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है कि जैसे मान के चलो अभी आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट है तो वो पूरा इंडिया में कहीं भी वैलिड है कि नहीं है। आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है, कहीं भी इंडिया में वैलिड है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर गणित की परीक्षा हो रहा है, ठीक है, अगर गणित की परीक्षा हो रहा है तो मान के चलो कोई फॉर्मूला है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, तो वो पूरे इंडिया में वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, चेंज हो जाएगा। उसी टाइप से जो आपका टेस्ट है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, वो हर जगह क्या है, बराबर होना चाहिए, उस परीक्षा का सटीकता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जैसे अगर मान के चलो मैथ का परीक्षा हो रहा है, ठीक है, तो मैथ की परीक्षा में आप लोग का पूरा क्वेश्चन आना चाहिए 100 नंबर का, लेकिन मैं क्या करूं, मैथ में बस आपसे फॉर्मूला पूछ दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ
रोम्बस क्या होता है, ये पूछ दिया, बस फॉर्मूला पूछा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया ही नहीं कि स्क्वायर का लेंथ इतना है, ये है, वो है, साइड इतना है, कुछ दिया ही नहीं, बस फॉर्मूला पूछ लिया। तो आप बताओ क्या ये सही एग्ज़ाम है? क्या ये सही एग्ज़ाम है, सटीक एग्ज़ाम है? आप बोलोगे नहीं सर। तो एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए जो उस लेवल को क्लेम करता हो। टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स। जैसे अगर मान लो ईएमआरएस का एग्जाम हो रहा है आपका, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो रहा है, तो जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। पता चला स्टेट का एग्जाम हो रहा है या ईएमआरएस का एग्जाम हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बताओ बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, तो सटीक एग्जाम हुआ क्या? नहीं हुआ। जो वो क्लेम कर रहा था वो नहीं हुआ। 43 बताओ, रूब्रिक्स हेल्प बाई, बताइए। देखो दोस्तों, जो आपका रूब्रिक्स होता है ये आपको बताता है कि आपका जो मार्क्स है वो कैसे मिलेगा। अंक देने की दिशा निर्देशक तालिका होता है। जो आपका रूब्रिक्स होता है ये क्या होता है? अंक देने की दिशा निर्देश तालिका होता है, ठीक है, जो बताता है आपको कि अंक कैसे मिलेगा। रूब्रिक्स क्या होता है? आपको गाइड करता है, स्कोरिंग गाइड होता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका प्रदर्शन के स्तर और मापदंड को क्या किया जाता है? तय किया जाता है। क्राइटेरिया और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को तय किया जाता है। इसमें जब कभी भी मूल्यांकन होता है तो कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी लोगों के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट को इससे ये बात पता चल जाता है कि उनसे किस चीज़ का उम्मीद किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों का एसए का एग्ज़ाम लूँगा। किसको एग्ज़ाम लूँगा? एसए का आपका एग्ज़ाम लूँगा। तो मैंने आपको बोला कि जो भी आपका कंटेंट रहेगा, जैसे मान लो मैंने बोला महात्मा गांधी के ऊपर आपको एसए लिखना है, तो मैंने बोला कि जो आपका कंटेंट रहेगा महात्मा गांधी का, उसके ऊपर मैं 5 मार्क्स दूंगा। फिर मैंने बोला कि आपका ग्रामर, अगर आपका ग्रामर गलती नहीं होगा, स्पेलिंग वगैरह गलत नहीं होगा, तो मैं आपको 3 मार्क्स का ग्रामर के ऊपर रहेगा। फिर आपने कितना क्लीन लिखा है, कितना सुंदर से लिखा है, उसके ऊपर 2 मार्क्स रहेगा। तो आपको पता चल गया कि आपके कंटेंट पे आपको 5 नंबर है, ग्रामर सही रहेगा तो 3 नंबर है, क्लीन से लिखोगे तो 2 नंबर है। तो यही क्या है? आपका रूब्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ गया? आपका एक स्कोरिंग गाइड जो आपको बताता है कि आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा, ताकि एक तरह का फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, ठीक है। बोलो अब भी समझ में आया, नहीं आया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। चलो, करिकुलम इज बेस्ट डिफाइंड एज, बताइए करिकुलम किस चीज़ को बेस्ट डिफाइन करता है? पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मैंने आपको चीख के बहुत बार बताया कि जो आपका करिकुलम होता है इसका तात्पर्य होता है आपके किस चीज़ से? आपके टोटल प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस से। पाठ्यक्रम वह हर एक चीज़ है, जो आपका करिकुलम है वह हर एक चीज़ है जो आपके विद्यालय में आपको सिखाया जाता है, जो आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है। इसके अंदर आपका को करिकुलर एक्टिविटी, वैल्यू, इन्वॉल्वमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ शामिल है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका करिकुलम होता है इसका मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी आपके अंदर समग्र विकास हो, मानसिक भी, फिजिकली भी, और आपका कौशल का भी विकास हो, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के स्कूल में मॉर्निंग में क्या होता था? प्रार्थना होता था, ठीक है। तो मॉर्निंग असेंबली, क्लासरूम टीचिंग होता था, फिर गेम होता था, लाइब्रेरी का पीरियड होता था, ड्राइंग होता था। ये सारा क्या है? ये सारा आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। होता था ना स्कूल में, सबसे पहले जाते थे तो प्रार्थना होता था, फिर आपका क्लास होता था, फिर आपका गेम का पीरियड होता था, फिर आपका म्यूजिक का पीरियड होता था, योगा का पीरियड होता था। ये सारा क्या है? ये सारा आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा ही तो है। बोलिए, लाइब्रेरी का पीरियड होता था। तो करिकुलम इज बेस्ट डिफाइंड एज, कह रहा है प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कुछ भी आपके स्कूल में तैयार किया जाता है आपके मार्गदर्शन करने के लिए, आपको अनुभव कराने के लिए, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, वो सारा कुछ आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। जैसे स्कूल में आपका मॉर्निंग असेंबली, क्लासरूम टीचिंग, आर्ट्स का पीरियड, गेम का पीरियड, लाइब्रेरी का पीरियड, ये सारा आपका करिकुलम का पार्ट होता है। बताओ हिडन करिकुलम क्या होता है? बताइए। हिडन करिकुलम वह चीज़ होता है जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके अंदर चेंजेज आ रहा है। जैसे मान के चलो कोई बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है आपका कहाँ से? एकदम बेकार यूनिवर्सिटी से, और कोई बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दोनों का सिलेबस तो सेम ही होगा, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन दोनों के अंदर चेंजेस होगा। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होगा बच्चा, दिल्ली में जो पढ़ रहा होगा, उस बच्चा के बोलने में, उस बच्चा के खाना खाने के स्टाइल में, उस बच्चा के कपड़े पहनने के स्टाइल में, उस बच्चे के बात करने के स्टाइल में, उस बच्चे के परफॉर्मेंस में सब कुछ अलग होगा। लेकिन जो आपका बेकार यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो यूनिवर्सिटी होता है, उसके पास ना तो बोलने का ढंग होगा,
मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, कम का नहीं बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, जो बात है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्यों? क्योंकि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे वैसा वातावरण दिया गया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वैसा वातावरण नहीं मिला है, ठीक है। तो वातावरण पे भी बहुत चीज़ डिपेंड करता है। तो हिडन करिकुलम वह चीज़ होता है जो आपका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप उस जगह पे हो, इस वजह से क्या हो, सीख गए हो। जैसे मजदूर वगैरह को आप लोग देखते हो, बिहार वगैरह से जो लोग जाते हैं दिल्ली वगैरह, पंजाब वगैरह काम करने के लिए, ऐसे बोलते रहेंगे एकदम यहाँ का, बिहार का भाषा। और जैसे ही पहुँचेंगे कहाँ, बताओ कहाँ पहुँचेंगे, पंजाब वगैरह पहुँच के उधर से आएंगे तो पूरा मेरे को तेरे को करने लगते हैं। तो ये क्या है, हिडन करिकुलम ही तो है, समझिए। एक तरह से मैं समझा रहा हूँ, हिडन ही करिकुलम तो है। ये चीज़ लिख, उसको वहाँ पे काम करने गया था लेकिन वो सीख गया वातावरण से। तो हिडन करिकुलम यही चीज़ होता है जो आपका लिखा हुआ नहीं है आपके, लेकिन आप सीख गए हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कूल कल्चर एंड इंटरेक्शन, ठीक है। प्रिंटेड सिलेबस, फी कर, ये गलत ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। हिडन करिकुलम का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनरिटन वैल्यूज़। अनरिटन वैल्यूज ऑप्शन तो है ही नहीं, तो जो आपका हिडन करिकुलम होता है ये क्या होता है, अनरिटन वैल्यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या होता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है, मैंने आपको चीख चीख के बताया, ये आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है। ये क्या होता है, आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 47 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, बताइए व्यक्तिगत कारक क्या है। तो व्यक्तिगत कारक मैं बताता हूँ, जैसे आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे EMRS स्टेट का आप फॉर्म भर दिए लेकिन आपके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन का कमी है, आपको लगता है कि अरे इतना बच्चा फॉर्म भरा है, क्या होगा मेरा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका कमी को ही तो शो करता है। एप्टीट्यूड, अभिरुचि, ठीक है। तो पर्सनल फैक्टर वो होता है जो विद्यार्थी के अंदर होता है, जैसे आपका IQ, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, हेल्थ अगर खराब हो जाता है आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम को सबसे बेस्ट करना है तो क्या होना चाहिए, तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपका हेल्थ ही खराब हो जाए तो क्या, तो अगर आपका हेल्थ खराब होगा तो आपके अंदर कितना भी मोटिवेशन हो, आपका लर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसका राइट जवाब क्या होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, उसमें मैंने बता दिया आपको। 48 बताओ, कह रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, बताइए। कह रहा है पॉकेट मनी, टीवी ब्रांड, शू कलर, ये सब बताइए आपको क्या पढ़ने में डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आपके क्लास में लाइट नहीं आ रहा है, अगर आपके क्लास में बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं आएगा। तो ये सब आपको इफेक्ट तो करेगा ही ना। तो क्लास का भौतिक वातावरण, प्रकाश आना चाहिए, प्रॉपर वायु आना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो साफ़ होना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए ज़्यादा, गर्मी नहीं लगना चाहिए, पंखा वगैरह चलते रहना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। अगर लाइट का कमी है, हवा नहीं आ रहा है, स्थान पूरा गंदा है, बहुत तेज़ का शोर है, बहुत गर्मी है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से जो अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, रोशनी आना चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, क्लासरूम में चार्ट पेपर वगैरह लगा रहना चाहिए। आप लोग के स्कूल में क्यों लगा रहता था, ताकि आप लोग को माहौल अच्छा लगे कि हाँ एकदम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। 49 देखो कह रहा है, 49 आपसे क्या कह रहा है बताइए। तो 49 आपसे कह रहा है टीचिंग एड्स आर यूज टू, बताइए क्या होगा। टीचिंग एड्स जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि आपके पढ़ाई को क्या किया जा सके, आसान बनाया जा सके। क्या किया जा सके, आपके पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। ऑप्शन ए। इसमें आपका 3 चीज़ यूज करते हैं, एक होता है आपका ऑडियो मटेरियल, एक होता है आपका वीडियो, और एक होता है आपका ऑडियो वीडियो। ऑडियो वह होता है जिसमें केवल आप सुन सकते हो, जैसे आपका रेडियो। वीडियो वह होता है जिसको आप देख सकते हो, जैसे चार्ट पेपर, ग्लोब, ये सब क्या होता है, आप इसको देख सकते हो। और ऑडियो वीडियो क्या होता है, ऑडियो वीडियो वह होता है जिसको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जैसे टीवी वगैरह, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए आप लोग, बताइए। रीलिया रेफर टू, तो रीलिया किस चीज़ को रेफर करता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यूज्ड इन
टीचिंग। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया, चैप्टर वाइज करवाया, टॉपिक वाइज करवाया, इजी से हार्ड करवाया, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक चीज़ समझ में आए। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है चैप्टर वाइज कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, तो आप लोग करोगे, आशा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।